लाइट एक खुशमिजाज टीनेजर है जिसने हमेशा एक सफल एडवेंचर बनने का सपना देखा है ताकि वो अपने परिवार को एक लग्जरी लाइफ दे सके। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो अपनी छोटी सी गांव को छोड़कर एडवेंचर के रूप में रजिस्टर करने के लिए शहर जाता है। लेकिन ये सारी चीजें उसके लिए अच्छा नहीं है। इस दुनिया में गॉडेस ने 9 रेसेस को बनाया और इंसानों को उन सबसे नीचे माना जाता है। नतीजा नो हमेशा रेसिज्म का शिकार होता है। जैसा ही लाइट शहर में कदम रखता है वो तुरंत ही इसका अनुभव करता है। एक बीस्टमैन एडवेंचर उसे बदतमीजी से सड़क से हटने के लिए कहता है और लाइट से माफी मांग सकता है। भलाई वो सास में उसका रास्ता नहीं रोक रहा था। खैर जब वो गिर में पहुंचता है तो खुद को एक एडवेंचर के रूप में रजिस्टर करता है और रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है कि उसके जैसा न्यूकमर्स को शुरुआत में प्रैंक मिलता है। वो पूछती है कि क्या उसके पास कोई गिफ्ट है जो उसकी असाइनमेंट पे मेन रोल निभा सके और लाइट उत्सुकता से हामी भरता है। वो बताता है कि उसकी गिफ्ट को अनलिमिटेड गागा कहा जाता है और वो बुनियादी रूप में अपनी मर्जी से चीजों को सामान कर सकता है क्योंकि समझाना काफी नहीं है और अपनी गासा डिवाइस सामान करता है जिसे वो तुरंत एक्टिव करता है। गाजा से कार निकलता है और जैसे ही लाइट चूमता है टेबल पर एक चम्मच मेटेरियलाइज हो जाता है। हालांकि चम्मच मुड़ा हुआ है और ये देख के लाइट घबरा जाता है और रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि आमतौर पर चीज बेहतर होता है और तुरंत ही अपनी स्किल को 2-3 बार इस्तेमाल करता है। लेकिन नतीजा वही होता है। वो एक सड़ा हुआ एप्पल और एक खराब ब्रेड निकलता है जिससे रिसेप्शनिस्ट को विश्वास हो जाता है कि ये लूजर ए फ्रैंक से ज्यादा उसका हकदार नहीं है। लाइट खुशी से इसको एक्सेप्ट करता है और फिर उससे पूछता है कि क्या कोई जॉब है जो वो तुरंत ही ले सके। रिसेप्शनिस्ट उसको बोर्ड की तरफ इशारा करती है जहाँ इजी जॉब पोस्ट किया हुआ है। लेकिन लाइट इसको देखकर ही घबरा जाता है। रिसेप्शनिस्ट को एहसास होता है कि लाइट लूजर होने के साथ साथ अनपढ़ भी है। लेकिन ये हिस्सा कोई हैरानी का बात नहीं है क्योंकि इंसानों का एजुकेशन रेट बहुत कम होता है। वो उसे बताता है कि वो बुनियादी काम जैसे पत्थर कैरी करना और लकड़ी इकट्ठा करना कर सकता है लेकिन उसमें दूसरे कामों से बहुत कम पैसा मिलता है। लाइट उसे एक्सेप्ट करता है और दिन भर मेहनत करने के बाद वो इतना पैसा कमा लेता है कि वो एक कमरा किराए पर ले सके। उसे अभी भी खाने के लिए अपनी गासा स्किल पर निर्भर रहना पड़ता है लेकिन उसे विश्वास है कि वो इसे कर सकता है। हालांकि बीस्टमैन की एक गैंग के पास उसके लिए एक अलग प्लान है और वो जानबूझकर उससे रास्ते में खड़ा होता है ताकि वो उनसे टकरा जाए। उनका लीडर तुरंत ही लाइट पर चिल्लाना शुरू कर देता है। उसका उनसे टकराने और उनका कपड़ा गंदा करने के लिए उसका पैसा छीन लेता है। लाइट घबरा जाता है और उनसे पैसा वापस करने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास पैसे के बिना रहने का जगह नहीं होगा। लेकिन उल्टमैन उसे बस मुक्का मारता है। उसे बताता है कि उसे उसकी लॉन्ड्री के लिए पैसा देना होगा। बीस्टमैन उससे कीचड़ की तालाब में छोड़कर चला जाता है और हर कोई जो उधर से गुजर रहा था उसे बाकी इंसानों के साथ गांधी झोपड़ी में सोने के लिए कहता है। लाइट इस टाइम पे बहुत होपलेस महसूस करता है लेकिन फिर अचानक कोई उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है। वो सहज रूप से अपने सामने खड़ा हुआ खूबसूरत एल्फ का हाथ पकड़ लेता है लेकिन एक सेकंड बाद उसे एहसास होता है कि उसका अपना हाथ कीचड़ से ढका हुआ है। लाइट अपना हाथ को पीछे हटा लेता है। एल्फ से उसका हाथ को गंदा करने के लिए माफी मांगता है लेकिन वो उसे बताती है कि ये ठीक है। वो उसे आश्वास देती है कि वो लोगों से नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन सालों का रेसिज्म और भेदभाव उससे विश्वास नहीं करने देता। अपनी बात साबित करने के लिए एल्फ औरत अचानक घुटने टेक देती है और उसे गाले लगाती है और लाइट स्पेशलिस्ट रह जाता है। यहाँ तक कि सड़क पर मौजूद सारे लोग एल्फ का मजाक उड़ाने लगता है। एक इंसान के लिए इतना नीचे झुकने के लिए वो लाइट को अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद करती है। एल्फ के पीछे अलग अलग जातियों का लोगों का एक ग्रुप है और वो खुद को कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स नाम की एक पार्टी के रूप में इंट्रोड्यूस करवाता है। वो समझाती है कि हर पीछे से एक मेंबर का मिला हुआ पार्टी है जिसे गॉडेस ने बनाई थी और उनमें एक इंसान की कमी है। बीस्टमैन गारू सबसे पहले अपना परिचय देता है। उसके बाद एल्फ औरत शेषा जो लाइट को उनकी बाकी मेंबर्स के बारे में बताती है। वह ड्रागो द ड्रैगोनेट, डीमन डियाब्लो, ओनी एबेरो, द डार्क एल्फ, डॉर्क नैनो और सेंटोर नाम का सेंटर है। गारू कहता है कि वो लोग बस अपनी पार्टी पूरी करने के लिए एक इंसान की तलाश कर रहा था और फिर ट्यून जोड़ती है कि उन्होंने इस पार्टी को रेसिज्म को खत्म करने और एक ऐसा दुनिया बनाने के लिए जहाँ पर हर किसी को बराबरी का अधिकार मिलेगा इसलिए बनाया था। लाइट को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है और वो ऐसी वंडरफुल पार्टी को छोड़ नहीं सकता। फिर वो खुशी से कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स में शामिल हो जाता है। जल्द ही वो एडवेंचर पर जाना शुरू कर देता है और लाइट उनकी टीम में सबसे कमजोर कारी है। उसे ड्रैगो और शाशा द्वारा मॉन्स्टर से बचाना पड़ता है जो उसे और भी ज्यादा केयरफुल रहने को कहता है क्योंकि मॉन्स्टर का एक बार उसे मार देगा। लाइट अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगता है लेकिन शाशा उसका इंजरीज को एग्जामिन करना शुरू कर देती है जबकि उसे हमेशा उन लोगों के पीछे रहने को कहती है। पार्टी के बाकी मेंबर शाशा को सहना शुरू कर देता है क्योंकि वो लाइट को लेकर ऑब्सेस्ड है और उसका बहुत परवाह करती है। वो शर्म से ब्लश करने लगती है और समझाती है कि वो उसे सिर्फ एक पार्टी मेंबर के रूप में देखती है। लाइट यूजलेस महसूस करता है क्योंकि वो सामान कैरी करने के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है लेकिन ड्रैगो उसे बताता है कि वो स्वादिष्ट चाय बनाता है और ये उसके लिए काफी है। लाइट ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और वो टीम का पीछा करते हुए डंजन में गहराई
पे चला जाता है। जल्दी वो लोग एक खुली जगह पे आ जाता है जहाँ सिर्फ एक एंट्री और एक एग्जिट मौजूद है। पार्टी मेंबर्स एक दूसरे की तरफ देखता है और ये फैसला करता है कि ये उनकी प्लान के लिए बिल्कुल सही जगह है। प्लान किया है इससे अंजन लाइट सबके लिए चाय बनाने की तैयारी शुरू कर देता है, जबकि ड्रैगो उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसको पार्टी से निकाला जा रहा है। लाइट उस बयान को हजम भी नहीं कर पाया और पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया जिसके लिए उसको पार्टी से निकाल दिया जा रहा है। और बीस्टमैन गारू उसे बताता है कि उसको निकाला जा रहा है क्योंकि वो कुछ भी नहीं करता। हर कोई लाइट को बताता है कि वो कितना बेकार और बेवकूफ है और यहाँ तक साशा भी उसके ऊपर घिन पकड़ करती है। पार्टी के बाकी मेंबर लाइट और इंसान जाति के ऊपर गालियां देना शुरू कर देता है। लाइट सोचता है कि ये किसी तरीके का मजाक होना चाहिए, लेकिन वो उसे बताती है कि किसी के पास उसके जैसा वर्थलेस पीस ऑफ ट्रैश के ऊपर मजाक उड़ाने के जैसा फ्री टाइम नहीं है। वो पूछता है कि अगर ऐसा ही बात है तो वो लोग अब तक उसके साथ इतना अच्छे बिहेवियर क्यों कर रहा था, और वो जवाब देती है कि ये सिर्फ एक्टिंग थी। ड्रैगो उसे बताता है कि उनकी सुपीरियर्स ने उसकी गिफ्ट अनलिमिटेड गैस को नोटिस किया और सोचा था कि वो एक मिस्टर हो सकता है, इसीलिए उन्होंने कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स को उसके ऊपर कड़ी नजर रखने के आदेश दिया। लेकिन एक बार जब उन्होंने तय कर लिया है कि लाइट का गिफ्ट बेकार है और वो मिस्टर नहीं बन सकता, तो उन्होंने उसे ठिकाने लगाने के सिग्नल दे दिया है। शेषा वही जो सबसे ज्यादा रिलीव्ड महसूस करता है कि उन्हें अभी लाइट को पास नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सास में एक मिस्टर होता तो उसे उससे शादी करनी पड़ती। लाइट समझ नहीं पाता कि मिस्टर सबका मतलब क्या है। फिर ड्रैगो उसे कहता है कि उन्होंने काफी कुछ उसको बता दिया है और उन्हें उससे निपटने की जरूरत है इससे पहले कि और एडवेंचर इधर आ जाए। गुरु तुरंत वुल्वरीन का नकल करता है और अपनी मेटल का पंजा बाहर निकाल लेता है। उनका इस्तेमाल लाइट के चेहरे को काटने के लिए करता है। अभी लाइट को एहसास होता है कि वो सांस में डीप ट्रबल में है और इससे उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अपनी डिस्परेशन में वो जितना तेज हो सकता है भागता है और रेसिस बास्टर्ड्स उस पर हंसता है, कहता है कि वो लोग उसे जाने नहीं देंगे। साशा उसकी पैर में एक एरो मारता है और तभी लाइट जमीन पर गिर जाता है, फिर चिल्लाना शुरू करता है। रेसिस्ट एल्फ कहता है कि इंसानों को चिल्लाते हुए सुनना उनकी कानों के लिए म्यूजिक जैसा है। गारो लाइट को और भी ज्यादा चिल्लाने का फैसला करता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन ड्रैगो उसे रुकने को कहता है क्योंकि उन्हें ऐसा दिखाना होगा कि जैसे इंसान एक मॉन्स्टर के घात से मारा गया है। गारो उसका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और लाइट को खत्म करने के लिए तैयार होता है, लेकिन लाइट आगे रेंगता है, हताशा से अपनी जिंदगी से चिपकता है। अचानक उसके नीचे की जमीन चमकने लगता है और लाइट को एहसास होता है कि वो एक टेलीपोर्टेशन सर्कल के बीच में है। ड्रैगो भी इसे नोटिस कर लिया है और गारो को जल्दी से उसे खत्म करने का इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन इससे पहले कि वो लाइट तक पहुंच पाए टेलीपोर्टेशन सर्कल अपना काम करता है। हालांकि लाइट के लिए स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं होता। उसकी पीठ में छोड़ा घोपे जाने वाला दुश्मनों से बचने के बाद भी टेलीपोर्टेशन ट्रैप उसे जान में किसी रैंडम जगह पे ले जाता है। वो जानता है कि जिस पल कोई मॉन्स्टर उसको ढूंढ लेगा वो मारा जाएगा। वो अपनी फैमिली को याद करने लगता है जब वो सोचता है कि उसने बीटेड पाने के लिए क्या किया। वो और भी सोचता है कि उन्होंने धोखा देने से पहले सबने उसके साथ कितना अच्छे से बिहेव किया कि उसको पता ही नहीं चला। अब वो समझता है कि उनका अच्छा बिहेवियर एक नाटक था ताकि वो पूरी तरीके से उनके ऊपर विश्वास करे, और आखिर में वो लोग अपने रास्ते रंग दिखाई दिया। वो सास में बहुत ज्यादा गुस्से में है और अपने गुस्से को जिंदा रहने का एक कारण में बदलता है। वो उठता है, शपथ लेता है कि वो उन हरामियों से बदला लेगा और उन्हें अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर देगा इससे पहले कि वो और गालियां दे सके। लाइट के पीछे से हल्का गुर्राने की आवाज सुनाई देता है और जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है उसे एक लेवल 1000 का मॉन्स्टर उस पर गौर करता हुआ मिलता है। वो मॉन्स्टर देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि ये सीधा परियों की कहानी से निकला हुआ लगता है। लाइट को एहसास होता है कि उसे डंजन के सबसे नीचे वाला फ्लोर में टेलीपोर्ट कर दिया गया था और उसके पास अपनी पार्टी से बचने का ज्यादा अच्छा मौका था इस मॉन्स्टर की तुलना में। जब वो सोचता है कि वो इस मॉन्स्टर से कैसे लड़ सकता है तो विचार को अपनी गिफ्ट अनलिमिटेड गुस्से की तरह बढ़ाता है और अपनी किस्मत को आजमाने की फैसला करता है। वो बार बार गाचा बटन दबाना शुरू करता है और अचानक उसका आम गिफ्ट का ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में वो अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके नीचे एक विशाल मैजिक सर्कल दिखाई देता है और गाचा डिवाइस पावर ऑफ होने लगता है। लाइट कुछ भी नहीं समझ पाता, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर उसके ऊपर छलांग मारता है गाचा रोल पूरा हो जाता है। एक लेवल 9099 की मेड सर्वेंट उससे निकलती है और पाल भर में मॉन्स्टर को डिमोलिश कर देती है। लाइट पलक झपकने से पहले सब कुछ खत्म हो जाता है और फिर ऑरा फार्मिंग मेड उसकी तरफ चलना शुरू करती है। वो उसके सामने घुटने मोड़ देती है और तुरंत ही उसकी ओन्स को हिल कर देती है। उसे बताती है कि वो उसकी रेशम जैसी चिकनी स्किन को इंजूर नहीं देख सकती है, इसीलिए उसने बिना परमिशन में उसके पैर ठीक कर दिया है। लाइट विश्वास नहीं कर पाता वो अब बिल्कुल ठीक है और फिर मेड उसे उसका नाम पूछती है। वो अपना परिचय लाइट के रूप में देता है और मेड उसका नाम जानकर बहुत खुश हो जाती है। वो मेड कोड ऑफ ऑनर का शपथ लेती है, मारते दम तक उसको सर्व करने की वादा करती है। लाइट उसे कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन उसे पहले कम से कम अपना नाम तो बता
बताना चाहिए। लड़की अपना परिचय द बार शेकिंग मेट के रूप में देती है और लाइट को बताती है कि उसकी अल्टीमेट गुस्सा से एक सुपर अल्टीमेट रेयर कार्ड से आया है। लाइट विश्वास नहीं कर पाता। एक लेवल 9999 में उसकी बेकर गिफ्ट से निकाल सकता है, लेकिन मैं उसकी गिफ्ट पर अपनी अप्राइजल स्किल इस्तेमाल करने की परमिशन मांगती है ताकि वो बेहतर डिटेल्स पा सके। वो तुरंत उसे परमिशन दे देता है। मैं अपना शारिंगान का इस्तेमाल करके पाती है कि उसका एबिलिटी बहुत मजबूत कॉन्सेलमेंट के नीचे छुपा हुआ है और उसका लेवल से नीचे का कोई भी उन्हें देख नहीं सकता। वो लाइट को बताती है कि उसकी अल्टीमेट गुस्सा उससे कहीं ज्यादा उपयोगी है जितना वो सोचा था। जो कार्ड वो रोल करता है वो उस जगह की माना डेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है और ऐसा लगता है कि मैं की सुपर अल्ट्रा रियलिटी से भी आगे एक और रियलिटी क्लास है। मैं समझाती है कि सरफेस का माना डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन डंजन की डीप में हवा माना से भरी हुई है। इसके कारण वो उससे निकल पाई। वो लाइट की बहादुरी की तारीफ करती है कि अपनी गिफ्ट की पूरी पोटेंशियल को निकाल के ले आने के लिए अकेला डंजन की गहराई तक आ गया। और लाइट उसे बताता है कि वो एक लूजर है जो अकेला डंजन के बाहर तक भी नहीं आ पाया। और रोने लगता है जब वो उसे बताता है कि उसकी पार्टी ने डंजन में उसे कैसे धोखा दिया। और रोना और ग्राइप्स करना शुरू कर देता है कि उन्होंने कैसे वादा किया था कि वो भेदभाव मुक्त दुनिया बनाएगा सिर्फ उसे धोखा देने के लिए, और फिर उनसे बदला लेने का शपथ लेता है। मैं अचानक से उसको गले लगा लेती है। कहती है कि वो समझ नहीं सकती वो किस दर्द से गुजरा है, लेकिन वो सब कुछ करेगी जो वो चाहता है। और उन हरामियों को नाश कर देना जिन्होंने लाइट को चोट पहुंचाया है उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हालांकि लाइट उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, और ये इसीलिए नहीं कि वो काइंड है, वो बस अपने हाथों से बदला लेना चाहता है। लेकिन अभी ये संभव नहीं है क्योंकि वो बहुत कमजोर है। वो शपथ लेता है कि वो उन सभी को मारने से पहले दर्द का सफर करवाएगा। और मैं उसके सामने फिर से घुटना टेक देती है। उसे बताती है कि वो अगर बदला लेने के लिए काफी ताकतवर होना चाहती है तो उसे मदद करेगी। वो और भी उसे बताती है कि वो उसकी पोटेंशियल पे विश्वास करती है। लाइट से उसको थैंक यू कह सकता है। हालांकि वो अपनी हैरम में सिर्फ एक अत्याधुनिक ओवरपॉड व्यक्ति से सेटिस्फाई नहीं है और डंजन की भरपूर माना इन्वायरमेंट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो अपनी अनलिमिटेड गुस्सा फिर से इस्तेमाल करता है और ज्यादा हाई क्लास मेट्स को समन करता है ताकि वो एक ऐसा किंगडम बना सके जो उसके बदले की बुनियाद के रूप में काम कर सके। उस फेथफुल दिन के बाद 3 साल बीत जाता है और अब लाइट अपने बनाए गए महल पर सैकड़ों मेट्स के ऊपर रूल करता है। मैं हमेशा उसके पास रहता है जैसे कि उसने उस दिन वादा की थी जिस दिन वो लोग मिली थी। सभी मेट्स उस पर फिदा लगती है जब वो उसका हौसला बढ़ाती है। उसके द्वारा नोटिस किया जाने पर खुश होती है। जब मैं उन सभी को ढंग से बिहेव करने के लिए कहती है वो कैसल से बाहर निकलता है और लोकल मार्केट की तरफ बढ़ता है जहाँ हर कोई उसे पहचानता है। जब वेंडर्स में से एक उसकी जगह पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है जबकि कुछ दूसरे शहर में स्नैक्स फूड की शॉर्टेज के बारे में बताता है। लाइट जल्दी इस प्रॉब्लम से निपटने का वादा करता है जबकि मैं उसे स्मॉल टास्क से परेशान न होने के लिए कहती है क्योंकि वो सुनिश्चित करेगी कि लॉजिस्टिक टाइम को जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया जाए। लाइट को एहसास होता है कि उसे लॉजिस्टिक से निपटने के लिए एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा क्योंकि इस जगह की आबादी पिछले 3 सालों में कई गुना बढ़ चुका है। वो मेरे से पूछता है कि उसकी बाकी लेजेंडरी सामान कहाँ है। मैं जवाब देता है कि यूकी द बीस्ट टेमर डंजन की पास की एरिया की मैप्स बनाने में बिजी है, परेशानी के लिए जंगल की तलाशी कर रही है। लाइट जंगल में घूमने वाले सभी मॉन्स्टर के बारे में सोचता है लेकिन जानता है कि उसके जैसा जीनियस बीस्ट टेमर के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं कर पाएंगे। मैं आगे बताती है कि इली द मेज उसके बाद प्लान के अनुरूप स्पेशल मैजिक बनाने के लिए मेहनत कर रही है। लाइट सोचता है कि क्या इली से निपट पाएगी क्योंकि स्पेशल मैजिक में इतने सारी कॉम्प्लेक्सिटी है जो उसने उसे बनाने को कही थी। लाइट नाजदा वैम्पायर नाइट के बारे में पूछता है। उसने उसे कैसल के ग्राउंड की पेट्रोल करने का काम दिया है क्योंकि ये उसकी खाली दिमाग को इस्तेमाल करने और किसी भी तरीके का परेशानी में पड़ने से रोकेगा। लाइट को उससे बुरा नहीं लगता क्योंकि वो कैसल के आसपास की चीजों की और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है। जल्दी वो कैसल में वापस लौटता है जहाँ लाइट को जैक द्वारा बुलाया जाता है जो उसकी लेजेंडरी सामान में से आखिरी है। वो पूछता है कि क्या लाइट ट्रेनिंग के लिए तैयार है। मैं थोड़ी नाराज लगती है और जैक को कहती है कि उसे लाइट की असली सरनेम जो मास्टर है उससे पुकारना चाहिए, लेकिन जैक एक सच्चा सिग्मा है जो इस फेमिनिस्ट में विश्वास नहीं रखता, इसीलिए वो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करता है। लाइट मे को कहता है कि ये ठीक है क्योंकि वो जैक को एक बड़ा भाई मानता है और मे को बताता है वो सोच रहा है कि वो अब जैक के साथ ट्रेनिंग सेशन में जाएगा। ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर वो दोनों स्पायर के लिए तैयार होता है। लाइट एक तेज रफ्तार के साथ अपने सामान की तरफ दौड़ता है। वो सीधा उसकी एप्स पर मुक्का मारता है, उसे अपनी हैरत अंगेज ताकत से पीछे धकेल देता है। जैक लाइट की ताकत से खुश लगता है, दावा करता है कि किसी एक आम एडवेंचर को अगर ये मुक्का लगता तो वो मर जाता, लेकिन वो इससे सेफ है क्योंकि वो एक टैंक की तरह बना हुआ है और पागलपन की मात्रा में नुकसान को एब्जॉर्ब कर सकता है। वो एक बार फिर ग्राउंड के बीच में मिलता है। जब मुट्ठी टकराता है वो पीछे हट जाता है। लाइट इसके बाद स्ट्राइक की बौछार करता है जिसे जैक डॉस करता है। इसी बीच नास अभी भी कॉरिडोर में पेट्रोल कर रही थी अपनी दोनों बॉल्स को उछाल के, तभी उसे कुछ मेट द्वारा गिर किया जाता है जो उससे मीठी मीठी बातें करना शुरू करती है। दावा करती है कि वो सब सुरक्षित महसूस करती है क्योंकि नथ हमेशा वहाँ पेट्रोल करती है और ये सुनिश्चित करती है कि कोई खतरा आसपास नहीं है। नास बहुत खुश हो जाती है और सारे मेट्स यही चाहती है। फिर उसके साथ मजाक करने की फैसला
करती है तब मेड उसे साजिश करती है कि उसे जाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए लाइट का बेडरूम सुरक्षित है और वहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा है। नाज इस चीज को एक जबरदस्त आइडिया समझती है और बेडरूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन जब वो उसे खोलने की कोशिश करती है तो मैं अंदर से बाहर निकलती है। नाज मेरे से पूछती है कि वो लाइट की बेडरूम में क्या कर रही है, क्योंकि उसे इस टाइम पे ट्रेनिंग में होना चाहिए। मैं तुरंत ही ब्लशिंग करना शुरू कर देती है। दावा करती है कि वो उससे दूर रहने पर कमरे को साफ करने की कोशिश कर रही है। नाज उसे कहती है कि उसे किसी खतरे के लिए कमरे को चेक करना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे मना कर पाए नाज कमरे में इंटर करती है और बिस्तर को पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ नोटिस करती है। वो खाली दिमाग से दावा करती है कि ऐसा लगता है कि जैसा कोई बिस्तर पर रखा हुआ पिलोस को सूंघ रहा था और रोल कर रहा था। मैं से पूछती है कि क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया। मैं उसकी ड्राम ब्रेन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की फैसला करती है और कॉन्फिडेंटली दावा करती है कि ये उसकी स्पेशल बेड मेकिंग स्टाइल है। नाज इससे इम्प्रेस हो जाती है और पूछती है कि क्या वो भी इसे सीख सकती है, लेकिन मैं मना कर देती है और दावा करती है कि एक स्पेशल ट्रेड सीक्रेट है। नाज को याद आता है कि मेट्स ने उसे मेरे को उनका मैसेज देने के लिए कही थी, इसीलिए वो एक लेटर निकालती है और मेरे को दे देती है, जिससे एहसास होता है कि दूसरे मेट्स उसके खिलाफ विद्रोह कर रहा है, क्योंकि वो लाइट की बेडरूम पर अकेला ही मोनोपोलिंग कर रही थी और उन्हें बेडरूम को साफ करने नहीं देती। मैं नाज को चिंता न करने के लिए कहती है, क्योंकि वो खुद मेट्स से निपट लेगी और नाज को अपनी मुंह बंद रखने के लिए कुछ छुट्टे पैसे भी दे देती है, जिससे वो खुशी से ले लेती है और उधर से चली जाती है। वो तुरंत ही बाजार की तरफ जाती है और अपने पास मौजूद पैसे से खरीद सकती है। वो सारी खाने की चीज को देखने लगती है, लेकिन आखिरी में फ्रेश मील के साथ फिलिपीन पैनकेक्स को आजमाने की फैसला करती है। उसके साथ ही वो एक बार फिर कैसल की तरफ बढ़ती है, जहाँ उसे यूकी एक बेलकोनी के ऊपर बैठा हुआ मिलती है। वो यूकी से पूछती है कि क्या जंगल के अंदर उसका काम हो गया है, और नाज की बकवास से बचने के लिए वो उसे दिखाती है कि उसने पहले ही मैप्स को बना लिया है जो मैं चाहती है और इसे डिलीवर करने के लिए वो वापस आया है। नाज उसे कांग्रेचुलेट करती है और अपने पेट्रोलिंग की ड्यूटी पे वापस आती है। फिर वो थ्रोन रूम के अंदर एंटर करती है। अंदर वो जोरदार चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि वहाँ उसे रुकने वाला कोई नहीं है। उसके बाद वो थ्रोन पर कूद जाती है और उसके साथ मिसिंग करना शुरू कर देती है। फिर वो गलती से एक एंजल की मूर्ति की विंग को तोड़ देती है। मैं से डर कर वो तुरंत ही उसे जल्दी से वापस लगाती है और अपनी जान बचाने के लिए सीधा थ्रोन रूम से बाहर भागती है। ट्रेनिंग ग्राउंड में वापस लाइट और जैक अभी भी फाइट कर रहा है। फिर जैक सजेस्ट करता है कि उन्हें दिन का काम खत्म करना चाहिए और बात लेना चाहिए। वो दोनों जल्दी बाथरूम की तरफ जाता है और एक विशाल बाथटब के अंदर जैक लाइट की इतने जल्दी सारे स्किल सीखने के लिए तारीफ करता है। दावा करता है कि वो इतना ताकतवर है कि डंजन की ज्यादातर क्रिएचर उसके लिए बच्चों का खेल है, जिसका मतलब ये है कि सरफेस पर अभी कुछ ही उसको चुनौती दे सकता है, लेकिन उसे वार्न करता है कि अभी भी कुछ है जो उसे पहले मौके पर ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। लाइट सीरियस हो जाता है जब वो 3 साल पहले वाला बीट्रेयल के बारे में सोचता है। वो दावा करता है कि जब तक उसे अपनी बदला नहीं मिल जाता वो रुकेगा नहीं। दूसरी तरफ में उन चारों परेशान करने वाली मेट्स को बुलाती है और उनका लीडर उनके सामने पार के उनसे पूछती है कि उनका प्रॉब्लम क्या है। मे के सामने आते ही वो चारों मेट चुप हो जाती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता क्या कहे। वो माफी मांगती है और दावा करती है कि ये मे को सपोर्ट दिखाने का तरीका था, क्योंकि वो जानती है कि मे बहुत ज्यादा काम करती है। मैं उन्हें उसके काम की चिंता न करने और अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहती है। वो लाइट की बेडरूम को साफ करने की उनकी रिक्वेस्ट को मना करती है। इसके बाद उन्हें साझा देती है कि थ्रोन रूम तक जाने वाला हॉलवे को हाथों से साफ करना होगी। मेट्स हैरान हो जाती है और दावा करती है कि हॉलवे बहुत विशाल है। मैं उन्हें लागे रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो लाइट के साथ एक मिशन पर होगी तो उन्हें व्यस्त रखेगी। बाहर नेज एक दुकान की खिड़की से चिपकी हुई है। एक गॉन्टलेट पर नजर गाड़ा रखा हुआ है, जिसको वो खरीदना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। वहाँ वो एली से टकरा जाती है। वो पूछती है कि नज क्या घूर रही है और नज गॉन्टलेट की तरफ इशारा करती है और एली से पूछती है वो इतना जल्दी क्यों वापस आ गई, क्योंकि उसे न्यू कंस्ट्रक्शन पर निगरानी रखनी थी। एली जवाब देती है कि कंस्ट्रक्शन सही चल रहा है, इसीलिए उसने ब्रेक लेने की फैसला किया है। वो जल्दी बिकरिंग शुरू कर देती है कि लाइट की ज्यादा नजदीक कौन है और ज्यादा जरूरी कौन है। तब एलिस नाज को बताती है कि वो सीधा उस रिवेंज प्लान के साथ शामिल है जो लाइट बना रहा है। एलिस ये भी दावा करती है कि उसने हाल ही में लाइट के साथ एक प्यारी शाम बिताई है। उन्होंने अपनी प्रोग्रेस के बारे में चर्चा करते हुए चाय पी और भी दावा करती है कि अगली बार जब वो लोग मिलेंगे तो एक प्राइवेट डिनर की सेटअप करेंगी। नाज दावा करती है कि वो भी मास्टर के साथ चाय पीना चाहती है। एली को और भी बताती है कि वो क्लोज कॉम्बैट में बेहतर है, इसीलिए कभी भी अगर उसकी मदद की जरूरत हो तो वो उसे ढूंढ सकती है। एली मुस्कुराती है और कहती है कि वो जरूर कभी इसका फायदा उठाएगी और उसके साथ ही नाज अपनी ब्रेनलेस ड्यूटी पर वापस चली जाती है। कैसल में वापस वो चारों मेट्स मे के खिलाफ साजिश करने में बिजी है। दावा करता है कि मैं जर्मनी के गुस्से वाला छोटे मुस्से वाला आदमी से बेहतर नहीं है और भी कहती है कि क्या उन्हें मे के पीछे से सीधा लाइट के पास जाके मे के बारे में चुगली करना चाहिए। इसी आइडिया को वो लोग बेहतर सोचती है, क्योंकि उनमें से कोई भी मे के क्रोध को सहना नहीं चाहती। उनमें से एक को एहसास होता है कि लाइट मे का इतना ज्यादा परवाह इसलिए करता है क्योंकि वो उसकी सबसे पहली सामान थी, जबकि बेगुनी बालों वाले लड़की दावा करती है कि लाइट को यूकी को सामान करने में अगले 2 महीने लगा था। इसके
इसका मतलब है कि वो दोनों पूरा 2 महीने डंजन में अकेला था। वो बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है और फ्लोर पर गिरती है और जलन से अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। वो लोग कुछ भूत मैजिक करने की फैसला करती है और ब्रेक डांस के साथ मे के बारे में अजीबोगरीब बातें करने लगती है। अनफॉर्चुनेटली मे सबको सुन लेती है और उनके कमरे में इंटर करती है। उन्हें एक बार फिर घेर लेती है। मेड्स तुरंत माफी मांगना शुरू कर देती है, दावा करती है कि वो सब बस थोड़ी सी जेलस थी और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था जो अभी भी उन्होंने कहा। मैं उन्हें वायर सपने देखना बंद करने के लिए कहती है क्योंकि जब उसको सामान किया गया और यूकी को सामान किया गया था उन महीनों के अंदर लाइट मैजिक के बारे में सब कुछ सीखना और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने में बिजी था, इसीलिए उनके पास कुछ और करने का टाइम नहीं था। इससे मेड्स को थोड़ी सी रिलीफ महसूस होती है, जबकि मैं उन लोगों को बताती है कि वो यह वापस इसीलिए आए थे क्योंकि उसे लगता था कि मेड्स के साथ उससे ज्यादा काटोर बिहेव किया था। लेकिन अब उसे एहसास होती है कि शायद वो सही था, इसीलिए वो उन्हें थ्रोन रूम को भी साफ करने के लिए कहती है क्योंकि उनके पास बुद्धू मैजिक का प्रैक्टिस करने के लिए काफी टाइम है। मेड्स के पास उसको ऑर्डर्स को फॉलो करने के अलावा कोई विकल्प नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पूरा थ्रोन रूम को भी साफ कर लिया। उन्होंने आगे की परेशानी से बचने के लिए अपने मुंह बंद रखने का फैसला किया, लेकिन थ्रोन रूम पर धूल झाड़ते टाइम पे हारी बालों वाली बेवकूफ गलती से एंजल विंग का वही टुकड़ा गिरा देती है जिससे नाज ने तोड़ा था। टुकड़ा फ्लोर पर गिरता है और मेड्स डर जाती है, सोचती है कि ये उनका गलती थी और हैरान है कि मैं उनके साथ क्या करेगी। अगली सुबह लाइट डंजन में एंटर करता है जहाँ नेज, एली और यूकी उसके लिए पहले से इंतजार कर रही थी। वो उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है जबकि नाज और एली पहले से झगड़ना शुरू कर देती है। अचानक एक मॉन्स्टर शैडो से बाहर निकलता है। मॉन्स्टर को अचानक से देख के लाइट फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये एक हेलहुंड है। वो जानता है कि वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उस दिन का सदमा उसे अभी भी सताता है। वो जब भी इस जानवर को देखता है उसका खून सूख जाता है। हालांकि उसकी पार्टी की मेंबर्स किसी को भी इस चीज से डर नहीं है। वो सब इस बात से गुस्सा हो जाता है कि हेलहुंड ने लाइट को परेशान कर दिया है। नाज उसे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि एली इस दुनिया से हेलहुंड की इंटायर पेशिश को मिटाने की परमिशन मांगती है और यूकी सोचती है कि वो किस तरह से हेल को ढूंढ सकती है और इस मॉन्स्टर को उसी घर में धकेल सकती है। सेबुन की और मॉन्स्टर को रोते हुए पीछे हटने पर मजबूर कर देता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो कितना आउटमैसेड है। हालांकि लाइट अपने आप को शांत करके सब लोगों को शांत रहने के लिए कहता है और धीरे धीरे मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। मॉन्स्टर को टपकी देता है। वो जानता है कि अगर वो मजाक में भी आदेश दे दिया तो उसकी लेजेंडरी समझ सच में पूरी पीसीस को दुनिया से मिटा देगा। वो फिर उनकी तरफ मुड़ता है और दावा करता है कि उन्हें सरफेस की तरफ बढ़ना होगा क्योंकि वो आज अपने बदले का प्लान शुरू करने जा रहा है। सरफेस पर वापस बीस्ट फोक उस पूरी के सामने झुकता है जो उस पार्टी का हिस्सा था जो लाइट को धोखा दिया और मारने के लिए छोड़ दिया था। वो अभी एक लोकल सेलिब्रिटी बन चुका है। सारे लोग तो उसके सामने अपनी बहन के साथ हुकअप करने के लिए भीख मांगने लगता है। वो अपने लोगों के साथ टोटल एक बॉस की तरह चलता है। वो एक इंसानी बच्चे को कूड़े के अंदर से खाने के लिए कुछ ढूंढता और नोटिस करता है। यह हरामी एक बहुत बड़ा रेसिस्ट है, बिना किसी कारण से भी बच्चे को दूर फेंकने का फैसला करता है। उसे भागने को कहता है। अगर उसको अपनी जिंदगी प्यारी है तो इस इलाके में दोबारा ना दिखे। दूसरे बीस्ट फोक उसके लिए बेवकूफ की तरह खुशियां मनाता है, लेकिन अवस्था रुक जाता है जब वो टेबरन में एंटर करता है। वो सबसे अच्छी सीट चुनता है और अपनी लोगों को जितना चाहे उतना सामान ऑर्डर करने के कहता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा दौलत बनाया है। इससे पहले कि इनकम टैक्स ऑफिसर उसके ऊपर छापा मारे उससे पहले खर्चा करने की जरूरत है। उधर इंसान भूखे है और इधर इन हरामियों को ट्रे पर मीट शिकवार मिलता है। वो सभी उसका तारीफ करता है एक आइडल बनने के लिए। भलाई वो खुद गाटर में पैदा हुआ था और सिलम से उठा था लीडर बनने के लिए। वो उनसे प्राउड से कहता है कि उसके जैसा बनना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसने पार्सिएशन की कला में महारत हासिल कर लिया है। क्योंकि बीस्ट फोक जन्म से फॉलोअर्स होता है, उसे बस इसका सही ढंग से इस्तेमाल करना जरूरत है और फिर वो एक राजा की तरह जी सकता है। वो दावा करता है कि सबसे जरूरी हिस्सा है कामों को सही से पहचान पाना और फैसला कर पाना कौन सा काम ज्यादा फायदेमंद है। उसके साथ कौन सा काम ज्यादा पैसा और ताकत के लिए ज्यादा मेहनत मांग करता है। बेवकूफ बीस्ट फोक में से एक उससे पूछता है कि क्या वो जॉब जो उसने 3 साल पहले कॉनकॉर्ड ऑफ ट्वेल्व पार्टी के साथ किया था फायदेमंद था। एक और बीस्ट उससे सवाल करने की वजह से पहले वाले बीस्ट को डांटता है। उल्फ बीस्ट उन्हें बताता है कि बदकिस्मती से जिस फेडरेशन ने उन्होंने उनसे सिक्योरिटी बजाय रखने के लिए शपथ दिलवाया है, इसीलिए वो उस बारे में कोई भी जानकारी जाहिर नहीं कर सकता। वो याद करता है कि वो सबसे आसान और सबसे ज्यादा पैसा देने वाला काम था क्योंकि उससे सिर्फ एक बेकार इंसान छोटे बच्चे को मारना था और अब वो अमीर और मशहूर है। हालांकि उसे परेशान करता है कि होटल लाइट को कहाँ लेके गया था, लेकिन उसे लगता है कि उस जगह से लाइट को बचने का एक छोटा सा भी मौका नहीं हो सकता है। वो हैरान है कि मिस्टो आखिर क्या था को फेडरेशन इतनी शिद्दत से ढूंढ रही थी, लेकिन उसे एहसास होता है कि इस मामले को और भी ज्यादा खोदना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। उसकी भावना एक खूबसूरत लड़की देख के टूट जाता है जो में निकलती है। वो उन्हें रोक कर पूछती है कि क्या वो लोग बात कर सकती है। वो पूछती है कि क्या वो गारू है। बीस्ट फोक का लीडर गारू अपने गिलास से घूंट लेता है और अपने सार हिला के हाँ में जवाब देता है। मैं उसे झूठ बोलती है कि वो मास्टर लाइट की मेट थी जो एक
एक नोबेल फैमिली से ताल्लुक रखता है। गारू ये सुन के शौक हो जाता है कि लाइट नोबिलिटी का मेंबर था और हैरान होता है कि क्या उसे जिंदा रखना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होता। मैं झूठ बोलना जारी रखती है, कहती है कि वो पिछले 3 सालों से लाइट को ढूंढ रही है और सारी जानकारी इस बात की तरफ इशारा करती है कि उसे आखिरी बार एक नया पार्टी के साथ देखा गया था। गारू जवाब देता है कि वो उस पार्टी का मेंबर था और लाइट सांस में उनके साथ ही था। इससे मैं की अंदर भार उठती है। वो झूठ बोलती है कि उसने सुना था कि लाइट डंजन में मार गया था और दोबारा कभी भी नहीं दिखा गया। गारू सार हिलाता है, दावा करता है कि एहसास है लाइट एक अनफॉर्चुनेट घटना के साथ मिला और मार गया। लेकिन मैं उसे पूछती है कि क्या वो उसे उस जगह पर ले जा सकता है, क्योंकि उसे उस जगह पे जाके थोड़ी सी शांति मिलेगी जहाँ पे लाइट आखिरी बार जिंदा था। गारू से रूडली पूछता है कि उसके लिए इसमें क्या है और मैं उसके आश्चर्य के लिए एक बैग रखती है जिसमें 3 सोने की सॉलिड बार है। उसके आसपास के लोग शॉक्ड और स्पेशलेस हो जाता है, लेकिन गारू अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। वो हैरान होता है कि क्या एक ट्रैप हो सकता है, क्या ये लड़की सास में उसे डंजन तक ले जाने के लिए एस्कॉर्ट चाहती है। वो इसके साथ जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे बिलीव्ड है एक इंसानी लड़की उसकी बात तक सुन नहीं सकती। खतरा पैदा करना तो दूर की बात है, गुरु उसे और अपने सारे लोगों को एक एस्कॉर्ट के रूप में डंजन तक ले जाता है और कई घंटों तक चलने के बाद मैं से पूछता है कि क्या वो ठीक है। मैं एग्जॉस्टेड लगती है, दावा करती है कि वो अभी भी चल सकती है। गुरु सोचता है कि इतना अमेजिंग काम उसकी गोद में कैसे गिर रहा है, क्योंकि वो उसकी सारे सोना ले लेगा और लाइट की कब्र पर उसके साथ मस्ती करेगा। आखिर में उस गुफा में एंटर करता है जहाँ लाइट को छोड़ दिया गया था और गारू मेरे को बताता है कि यहाँ पे लाइट के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। वो झूठ बोलता है कि मोस्टर के एक ग्रुप ने उन पर घात लगाया था और लाइट को सेफली भागाने का टाइम नहीं मिला, उसे टुकड़ों में काट दिया गया, फिर एक टेलीपोर्टेशन टैप में फंस गया। इसके बाद उसे कभी दोबारा दिखाई नहीं गया। मैं घुटने पे बैठ जाती है और रोने लगती है। ये देख के गारू सोचती है कि ये इंसान कितना घाटिया है जो खतरे में होने पर महसूस भी नहीं कर सकते। उसके सारे लोग अपनी पोजीशन लेना शुरू कर देता है, एक लौता एग्जिट को ब्लॉक कर देता है, जबकि वो हार्टलेसली झूठ बोलना जारी रखता है। उसने उसे बचाने की कोशिश की, वो हमला करने के लिए तैयार हो रहा था लेकिन वो नहीं कर पाया। मैं की आवाज बदल जाती है। वो दावा करती है कि धरती पर सिर्फ सबसे घाटिया प्राणी है लाइट जैसे प्योर हार्टेड व्यक्ति को मिसलीड कर सकता है, उसे घिनौने डंजन में लाकर धोखा दे सकता है। वो आसपास देखती है, वो जानती है कि अगर वो लाइट की सेवा में थोड़ी सी पहले आ जाती तो उसे कभी नहीं निकाला जाता, एरो से पैर में नहीं मारा जाता और उसकी जीवन के आखिरी तक पीटा नहीं जाता। ये सुन के गुरु तुरंत ही खतरे को महसूस करता है और पीछे कूदता है। हैरान होता है कि ये औरत ये सब कुछ कैसे जानता है। उसके लोग कॉन्फ्यूज में दिखाई देता है क्योंकि वो लोग इसकी असली कारण नहीं जानता, लेकिन गुरु जानता है। सिर्फ वो लोग इस चीज को जानता है, वो पार्टी के 12 मेंबर्स और देश की कुछ इलाइट, लेकिन इस लड़की को कैसे पता है। तभी में डिमांड करती है कि वो किसी के लिए काम कर रही है। वो डिमांड करता है कि वो किसके लिए काम करता है, पूछता है कि क्या वो किसी दुश्मन जाति द्वारा भेजा गया जासूस है। मैं उस पर हंस देती है, दावा करती है कि वो सिर्फ लाइट के लिए काम करती है और अब उसे उसका क्रोध का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ उसमें से फूटने वाले एनर्जी ही उसको डराने के लिए काफी है, जो गारू के लिए भी बहुत हैरानी का बात है। वो खुद को याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक घाटिया इंसान है जो सिर्फ इस्तेमाल करने और फेंकने के अलावा कोई काम का नहीं है, लेकिन वो उसे देखकर ही कांपना शुरू कर देता है। उसे एहसास होता है कि ये मजाक नहीं है, क्योंकि उसकी इंस्टेंट उसे बता रहा है कि अगर वो उसके साथ लड़ा तो वो मारा जाएगा। इससे पहले कि मैं उन्हें खत्म कर पाए, लाइट की आवाज अंधेरी के अंदर से आता है जो मेरे को शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो खुद गारू से निपट लेगा। गारू इस आवाज पर विश्वास करने से मना कर देता है, लेकिन लाइट आखिर में खुद को रिवील करता है। गारू को ऐसे ग्रीट करता है जैसे कि वो दोनों बहुत पहले से बिछड़ा हुआ दो दोस्त हो। दावा करता है कि वो यहाँ पे उसका 3 साल पहले किया गया काम के बदला लेने आया है। गारू तुरंत ही अपना कॉन्फिडेंस वापस पाता हुआ दिखता है। वो हंसता है और दावा करता है कि उसने कभी सोचा नहीं था वो लाइट को दोबारा देखेगा और उसका मजाक उड़ाता है। उसे कहता है कि उसके जैसा लेवल 15 का छोटा इंसान उसके जैसा लेवल 158 बॉस का खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। वो हंसता है और उसे बताता है कि उसको नहीं पता कि उसने कैसे जिंदा बचा, लेकिन अब वो उसे अपने हाथों से मार सकता है और उसके शरीर प्रूफ के रूप में ला सकता है। लाइट एक शाही भरता है, पूछता है कि क्या वो मैं कौन है और कितनी ताकतवर है जानना नहीं चाहता। गारू स्वीकार करता है उसको नहीं पता उसकी मेद कितना ताकतवर है, लेकिन उसे पूरा यकीन है उनके जैसे छोटे इंसान बीस्ट फॉक्स से कभी तुलना नहीं कर सकते। और गर्व से दावा करता है कि उसकी सभी कॉमरेड्स लेवल 130 से ऊपर है और वो उन्हें बस कुचल देंगे। और उसके साथ ही वो हमले का ऑर्डर देता है और उसके 2 अंडरलिंग तुरंत लाइट की तरफ दौड़ता है, उसकी जिंदगी खत्म करने के लिए तैयार। लेकिन मैं झपकती है और उन दोनों की सार को उधर से अलग कर देता है। फिर से उन लोगों का बिना जान के बॉडी जमीन पे आके गिरता है। वो चेतावनी देती है कि अगर कोई भी लाइट को धमकाने की कोशिश करेगा तो उसका सार काट देगा, लेकिन लाइट से उसे पीछे हटने और सभी एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक करने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी मजा में शामिल होना चाहता है। गारू के लड़के अपने मॉरल
होने लगता है क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उन्होंने अभी क्या देखा। लेकिन गारू सबको शांत करवाने की कोशिश करता है, दावा करता है कि उसने अभी अभी छोटा सा धोखा का इस्तेमाल किया है और कुछ नहीं। लाइट पूछता है कि क्या वो अभी भी सोचता है कि इंसान उनसे घटिया है और क्या उसने कभी सोचा है कि इंसान जाति सारी जातियों से सबसे ज्यादा ताकतवर है। गुरु इस पर हंसता है और अपना लेवल दिखाता है, लेकिन लाइट जवाब देता है कि लेवल सिर्फ एक नंबर है, इससे ताकतवर होने का कोई लेना देना नहीं है। गारू ने काफी सुन लिया है और अपने सभी लोगों के साथ हमला के लिए ला पड़ता है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए लाइट वहाँ पे पानी की तरह शांत खड़ा हुआ है। फिर अचानक से कमबैक में फूटता है, हर कुत्ते को बोलो करता है और मारता है, उन्हें आसानी से बाहर कर देता है। लाइट गारू के पास जाता है, पूछता है कि क्या वो अभी भी सोचता है इंसान कमजोर है, लेकिन गारू इस सिमुलेशन को स्वीकार नहीं कर सकता, इसीलिए वो इस पेन को सहकर एक बार फिर बार करता है। दावा करता है कि कोई भी इंसान किसी भी तरह उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। उसके साथ ही वो अपनी पॉकेट से एक मैजिक क्रिस्टल निकालता है, उसे फोड़ देता है, अपना फैमिलियर सामान करता है जो एक लेवल 500 का वुल्फ मॉन्स्टर निकलता है। लाइट पूछता है कि क्या उसे भी इतना हरकत कर सकता है, लेकिन गारू सोचता है कि लाइट बस बहुत ज्यादा ढंग और डरा हुआ है कि ढंग से जवाब दे सके, और लाइट को अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगने को कहता है, लेकिन लाइट बस वहाँ खड़ा रहता है, उसे हमला करने के लिए कहता है, वादा करता है कि वो जहाँ खड़ा हुआ है वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेगा। गारू गुस्सा हो जाता है और अपने बीच को लाइट पर एक बीच बॉल फायर करने के लिए कहता है जो इतना ताकतवर हो कि पूरी शहर को साफ कर सके, लेकिन जैसे ही धूल हटता है सामने देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, जैसा कि वो अभी अभी आसमान से गिर रहा है, क्योंकि लाइट वहाँ पे शांत खड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसने कहा था। उसके बॉडी पर एक भी खारोश नहीं है। लाइट उसका मजाक उड़ाता है कि उसने अपने हमले का नाम इतना फैंसी क्यों दिया, जब उसे धूली उड़ा सकता है। गारू स्पीचलेस रह जाता है, जबकि उसके सारे लोग अपनी अपनी पैंट को गीला करना शुरू कर देता है। लाइट दावा करता है कि अब वो हमला करने के लिए जा रहा है और एक कार्ड निकालने का फैसला करता है। जैसे ही वो यूजीओ प्राइमल वुल्फ गॉड लेवल 9000 अल्ट्रा रेयर कार्ड को रिलीज करता है, जो उसके पीछे पूरी तरीके से चमकदार और पारदर्शी दिखाई देता है, बीच फॉक्स को बिना किसी कारण से शॉक में छोड़ देता है। उसके साथ ही लाइट वुल्फ गॉड को गारू की फैमिलियर को मार देने के लिए कहता है, लेकिन उन पर सुपर स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट फायर करने की बजाय वुल्फ गॉड से हल्का सांस छोड़ता है। उस सांस की ताकत गारू की वुल्फ को क्रिस्टल कर देता है, उसके सामने ही उसको टुकड़ों में तोड़ देता है, जबकि वो उधर हेल्पलेस खड़ा रहता है। गारू आखिर में होश खो देता है, विश्वास नहीं कर पाता कि उसकी लेवल 500 वुल्फ मॉन्स्टर 1 सेकंड के अंदर धूल हो गया। लेकिन लाइट दावा करता है कि अगर वो चाहता तो खुद ही मॉन्स्टर से निपट सकता था, और ये साबित करने के लिए वो अपनी असली लेवल जारी करता है जो 9999 पर मैक्स हो चुका है। गारू इसकी सता है और कांपता है, जबकि वो दावा करता है कि यह संभव नहीं है क्योंकि इंसान लेवल 100 पर मैक्स होता है, और अगर लाइट सास में वही इंसान था तो उसे इस दौरान थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। लाइट जाहिर करता है कि वो इस दौरान एक एजिंग का इस्तेमाल कर रहा है अपनी फिजिकल ग्रोथ को रोकने के लिए, क्योंकि वो खुद को और उस दिन को याद रखना चाहता है जब उसे धरती के सबसे घटिया कासरा द्वारा धोखा दिया गया था। गारू एहसास करता है कि वो हार चुका है। लाइट जो आफत बन चुका है उसका हराने का 0 चांस है। वो जानता है वो अभी बच नहीं सकता, इसीलिए वो अभी वही करता है जो हार कोई कावट करता है और अपनी हथियार फेंक देता है। जो उसने किया उसके लिए माफी मांगता है, दावा करता है कि उसको फेडरेशन ने मजबूर किया ऐसा करने पर, और भी दावा करता है कि आज भी किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इंटेंशन नहीं था और वो सच बताने जा ही रहा था, लेकिन उसकी लोगों ने खुद प्लान बनाया और उसको इसमें घसीट लिया। उसके अंडरलिंग्स बिलीव नहीं कर पाता कि ये वही व्यक्ति है जो सुबह अपनी स्किल्स और ताकत का रूप जा रहा था। वो अपने सर झुकाता है और माफी का भीख मांगता है, और यह आता है कि अगर लाइट चाहे तो उसकी पर्सनल पेट भरने के लिए भी सहमत हो जाता है, लेकिन लाइट परवाह नहीं करता। से पूछता है कि मिस्टर आखिर क्या है और गवर्नमेंट उसे ढूंढने के लिए इतना शिद्दत से क्यों लगी है। गारू ईमानदारी से जवाब देता है कि उसे नहीं पता, गवर्नमेंट से उन्हें ये बताया था कि वो शायद से एक इंसान हो सकता है। लाइट फिर पूछता है कि जब उन्हें लगा वो मिस्टर नहीं है तो उसे मारने का फैसला क्यों किया। गारू तुरंत झुकता है और दावा करता है कि उसे सच में कुछ भी नहीं पता, उन्हें बस ऐसा करने के लिए ऑर्डर मिला था। लाइट अपना ध्यान बाकी लोगों की तरफ करता है और पूछता है कि क्या उन लोगों को कुछ पता है अपनी जान बचाने के लिए। सभी आल्डरलिंग्स दावा करता है कि उनके पास वो जानकारी है जो लाइट जानना चाहता है, लेकिन मैं अपना स्पेशल आई का इस्तेमाल करके उनकी झूठ को पकड़ लेती है और उन्हें टुकड़ों में काट देती है। वो दावा करता है कि जो कोई भी लाइट के सामने झूठ बोलेगा वो उसके हाथों मारा जाएगा, और फिर गारू की तरफ मुड़ता है एक बार और फिर पूछता है कि अगर वो सरफेस पे जाके और करेगा तो उसको जीतने का मौका है। गारू ईमानदारी से जवाब देता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और इंडियन नेशन को अकेला ही संभाल सकता है, लेकिन एक बार जब सारे देश उन सारे हथियारों के साथ मिलकर जिन्हें इकट्ठा कर रहा है तो उसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक आदमी एक मेट के साथ है। लाइट मुस्कुराता है, दावा करता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है और टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके उसे अपने थ्रोन रूम पे टेलीपोर्ट कर लेता है। गारू शौक हो जाता है इतना ज्यादा कि वो पागल ही बन जाए, क्योंकि लाइट उसको अपनी आर्मी को दिखाता है जिसको लाइट ने जमा किया है, जिसमें सबसे नीचे वाला प्यादा भी लेवल 1500 का होता है, 4 लेवल 9900 मेट्स और अनगिनत दूसरे सारे जो लेवल
6000 से लेवल 9000 तक है। गारू और कुछ भी बोल नहीं पाता और घबराहट के मारे उसके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि लाइट पलक झपकते ही पूरे प्लेनेट को खत्म कर सकता है, जिसका मतलब है कि वो बुनियादी रूप से एक गॉड है। और हैरान होता है कि अगर एक बार और छिड़ जाए तो क्या होगा। कुछ महीने बीत जाता है जब लाइट आखिरी में डंजन की गहराई से बाहर निकलता है और अपने पार्टी के साथ अपने ओल्ड विलेज का विजिट करने जाता है, इस उम्मीद में कि वो अपनी फैमिली को दिखा पाए कि वो सच में एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है जो हमेशा उनकी देखभाल करने के लिए काफी ताकतवर है। जब लाइट आखिर में अपनी विलेज पहुंचता है तो उसकी आंखों में जो खुशी और गहरी तलब भरी थी वो हैरानी और डर में भर जाता है। जब वो अपने पूरे विलेज को बर्बाद हुआ देखता है वो विलेज की तरफ दौड़ता है, अपनी आंखों को विश्वास नहीं कर पाता और पूरी तरह हेल्पलेस होकर जमीन पर गिर जाता है। मैं और दूसरे उसे शांत करता है और वादा करता है कि उसके विलेज के साथ ऐसा जिसने किया वो लोग उससे बदला लेगा। विलेज के सर्चिंग करते हुए उसे एक लौता उम्मीद मिला, उन्हें उसकी फैमिलीज की डेड बॉडीज दूसरे विलेजर्स की डेड बॉडीज के साथ नहीं मिला। इसीलिए उसे उम्मीद है कि उसकी फैमिली खून खराबी से बच गया है और शायद अभी भी इस देश में कहीं छुपा हुआ है। उसी इंसिडेंट के बाद कुछ हफ्ते बीत चुका है और लाइट उस बर्बाद हुआ विलेज का दोबारा दौरा करने का फैसला करता है। वो शाम दिमाग से सब कुछ जांच करना चाहता था, क्योंकि पिछले बार वो मानसिक रूप से इतना ज्यादा टूटा हुआ था कि हो सकता है उसने कुछ जरूरी डिटेल्स को छोड़ दिया हो जो उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ इसका क्लू दे सके। इस बार उसके साथ एक आर्मर नाइट जिसका नाम गोल्ड है और एक ग्रे हेयर एसोसिएशन जिसका नाम नीम है शामिल है। विलेज का भी एक बार फिर से डर से भर जाता है, लेकिन वो इस बार शांत रहता है और मारे हुए गाँव वालों के लिए अपनी साथियों की मदद से ग्रेव्स बनाता है। वो ग्रेव्स पर फ्लॉट्स रखता है। तभी उसे याद आता है कि ये डेफिनेटली किसी दूसरे रेस की एडवेंचर पार्टी का काम है। जब वो डीप थॉट में था गोल्ड शिकायत करना शुरू कर देता है कि उन्हें जल्दी आगे बढ़ने की जरूरत है, वरना उन्हें आज रात ओपन में सोना पड़ेगा। नीम उस पर गुस्सा हो जाती है, दावा करता है कि लाइट अभी शॉक में है और उन्हें अभी उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। गोल्ड नीम को बताता है कि वो लाइट के लिए बर्फ से ढका हुआ पहाड़ों की चोटी और सबसे गहरे नरक में भी जाएगा, लेकिन वो ये भी जानता है कि उन्हें आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह का जरूरत है जो उसके लिए कंफर्टेबल हो। नेम इस पर बहस नहीं कर सकती और एक छोटी सी बहस लाइट की मूड को हल्का कर देता है, जो मुस्कुराता है और खड़ा होकर उन्हें शांत होने के लिए कहता है क्योंकि वो ठीक महसूस कर रहा है। वो दावा करता है कि उन्हें जल्दी कुछ ठहरने का जगह मिल जाएगा, लेकिन पहले उन्हें कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। वो पहले ही जानता है कि उसकी फोर्स पूरी दुनिया से लड़ने के लिए काफी है, लेकिन लाइट अभी भी सोचता है कि उन्हें होशियारी से चलना चाहिए और पूरी तरीके से और शुरू करने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए। गोल्ड इस बात से सहमत होता है, दावा करता है कि अगर आप किसी कार्रवाई के बिना जंग जीतना चाहते हो तो आपको अपने दुश्मन को उतने अच्छे से जानना चाहिए जितना आप खुद को जानते हो। लाइट इस बात से सहमत होता है, दावा करता है कि उन्हें पहले सभी अलग अलग देशों की ताकत का पता लगाना चाहिए और उसके साथ वो ये भी सोचता है कि उसके विलेज पर अटैक होने के पीछे के फैक्ट के साथ क्या ये जुड़ा हो सकता है कि वो एक संभावित मिस्ट्रो है। क्या वही सीक्रेट सोसाइटी जिसने एक बार उसके लिए मौत का सजा रखा था उसके विलेज के हर किसी को मार देना चाहेगा। ये सोचते वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये वादा करता है कि बुराई को मिटाने के लिए पूरा दुनिया को जला देगा। नाम लाइट से निकलता हुआ ऑरा देख के हैरान हो जाता है, लेकिन गोल्ड उसे शांत कराता है। उसे कहता है कि वो लोग जब सिटी में होगा तो आपने गुस्से को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि वो अभी तक कोई मैसेकर नहीं करना चाहते। ये लाइट को होश में लाता है और खुद को शांत करवाता है। फिर एक बदसूरत आगली लुकिंग छोटा मार्क्स निकलता है। जैसे ही वो शहर में इंटर करने के लिए तैयार होता है और डॉग्स शहर के ऊपर से फ्लाइंग करना शुरू कर देता है और रास्ते में नेम लाइट से शहर के अंदर उनकी प्लान्स के बारे में पूछता है। लाइट उन्हें बताता है कि उन्हें शुरुआती में अपने आप को लो प्रोफाइल रखना होगा ताकि कॉनकॉर्ड ऑफ 12 उन पर शक न करे और उन्हें एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करना होगा। एक बार रजिस्टर होने के बाद वो अपनी पार्टी का रंग जितना हो सके उतना बढ़ाएगा, क्योंकि उनकी पार्टी का रंग जितना ज्यादा हाई होगा उतनी ज्यादा जानकारी वो उन लोगों से प्राप्त कर पाएगा जो भी उनका मदद चाहता है और उनका फायदा और सुरक्षा चाहता है। वो जवाब देता है कि प्लान एक्सीलेंट है, लेकिन पूछता है कि क्या उन्हें यहाँ से पैदल चलना चाहिए, वरना वो लोगों से अलग दिखेगा। लाइट समझता है और जमीन पर वापस आके पैदल चलना जारी रखता है। जंगल में चलने के टाइम पे आगे से आ रहा है कुछ चिल्लाने की आवाज सुनता है और देखता है कि कुछ डॉग्स ने एक आदमी और एक बच्ची को पूरी तरीके से घेर लिया है। उन्हें लूटने का पूरा तैयारी कर लिया है। डॉग्स गोल्ड की चमकीला आर्मर को नोटिस करता है और उन्हें खुले में आने को कहता है। लाइट आखिर में अपने सर्वेंट्स को छोटे मीट गेट से निपटने का आदेश देता है। नाम डॉग्स को आसानी से संभाल लेती है, जो हैरानी में जंगल के बीच में बांधा हुआ मिलता है। जबकि थैंक्स के रूप में वो आदमी उनको डॉग्स की शहर तक एक राइड ऑफर करता है। छोटे लड़की उनसे इम्प्रेस लगती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सुनी थी कि इंसान ने कॉम्बैट में एक डॉग को हराया है और आदमी भी सहमत होता है। उतने ताकतवर इंसान को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। वो लाइट से पूछता है कि क्या वो एडवेंचर का कोई मशहूर पार्टी है, लेकिन लाइट ईमानदारी से जवाब देता है कि वो अभी तक रजिस्टर भी नहीं हुआ है, जो सच में आदमी को शौक करता है। फिर भी वो लाइट को बताता है कि अगर वो एक नया पार्टी शुरू करना चाहता है तो वो सही जगह पे आया है, क्योंकि डॉग का शहर डॉग किंगडम की बॉर्डर पर बना है, जो इंसान और एल्फ किंगडम दोनों से जुड़ा है। इसका नतीजा डंजन
मिशंस और एडवेंचर्स की एक ह्यूज वैरायटी होता है, जिसके नतीजन बहुत सारे डिस्पोज में लेकिन बहुत सारे टेट्स में भी होता है। ये इंसानों के साथ भी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इंसानों के साथ हर जगह पर भेदभाव किया जाता है। वो खुद एक होटल चलाता है जहाँ सारे जातियों को बराबरी का रिस्पेक्ट दिया जाता है। लाइट और उसकी पूरी पार्टी टाउन की पूर्व एंट्रेंस पर कार से उतरती है और आदमी को शुक्रिया करता है, जो उन्हें कॉलोनियल कहकर पुकारने कहता है। और अगर रात को रुकने का फैसला करता है तो उन्हें अपने होटल पर आने के इनविटेशन देता है। शहर के अंदर वो हर कोने पर दुकान के साथ साथ हालचाल और शहनों शौकत देखता है, जबकि फॉक्स डॉर्फ के अंदर तलवार और शील्ड बनाते हुए दिखता है। शहर की शान देखने के बाद दो लोग एडवेंचर गिल्ड की तरफ जाते हैं, जहाँ वो क्वेस्ट बोर्ड के आसपास लोगों से भरा हुआ एक हॉल में एंटर करता है और लाइट नोटिस करता है कि बहुत सारे इंसानी एडवेंचर भी यहाँ दिखता है, लेकिन रेसिज्म यहाँ पे भी मौजूद लगता है, क्योंकि वो दूसरी जाति के एडवेंचर के लिए रास्ता देता है। अभी के लिए लाइट इसको इग्नोर करने का फैसला करता है और सीधा रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ बढ़ता है, जहाँ उन्हें एफ रैंक दी जाती है। नेमी इस पर गुस्सा हो जाती है। रेस पर बैठी हुई औरत को कहती है कि अगर वो नहीं चाहता है कि वो उसको मार दे तो उसको अपनी एटीट्यूड को ठीक करना चाहिए, और रिसेप्शनिस्ट को रैंक दोबारा चेक करने के लिए कहती है, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा ताकतवर है और कम से कम एस रैंक का हकदार है। हालांकि रिसेप्शनिस्ट ज्यादा ध्यान नहीं देती, उसे अपनी इंसानी बॉडी को पीछे हटाने और उन्हें दी गई रैंक को एक्सेप्ट करने के लिए कहती है, इससे पहले कि नाम कुछ कह पाए। लाइट उसे रोक देता है और रिसेप्शनिस्ट से माफी मांगता है। खुशी खुशी रैंक लेता है और बाहर निकल जाता है। बाहर नेम लाइट से माफी मांगना शुरू कर देती है, क्योंकि उसने सब गड़बड़ कर दी, लेकिन लाइट उसे शांत रहने की कहता है और अपनी पार्टी को कोलोलेन की होटल पर ले जाता है। कोलोलेन उन लोगों को दोबारा देख के खुश हो जाता है, पूछता है कि वो उनके लिए क्या कर सकता है। लाइट दावा करता है कि उसके एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट है और होटल की पूरी अपर फ्लोर को पूरे 1 महीने के लिए रेंट पर लेने को कहता है, जिसके दौरान उसे और उसकी पार्टी के अलावा किसी और को जाने का अनुमति नहीं होगी, होटल की स्टाफ मेंबर्स को भी नहीं। वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए माफी मांगता है जो उससे हो सकता है, लेकिन दावा करता है कि ये जरूरी है। वो फिर गोल्ड कॉइन से भरा हुआ एक बैग निकालता है और पेमेंट के रूप में उसे दे देता है, लेकिन कॉर्नेल उसे मना कर देता है। दावा करता है कि वो उस इंसान से पैसा कभी नहीं ले सकता जिसने उसकी जान बचाया है। हालांकि लाइट इस पर बहुत जोर देता है। कॉर्नेल आखिर में पीछे हटता है और पेमेंट स्वीकार कर लेता है। एक बार अपर फ्लोर पर लाइट मैजिकल बैरियर का इस्तेमाल करता है ताकि ये मेक श्योर किया जा सके कि वो प्रेइंग आइज वाली आंखों से बचे रह सके, और अपनी मास्क सोगा उतार देता है। आराम करने के टाइम पे नाम लाइट से एक बार फिर पूछता है कि उसे पीछे रुकना चाहिए था और उसे और गोल्ड को सारे इंटेल इकट्ठा करने जाने के लिए देना चाहिए था जो वो चाहता था। भलाई लाइट बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो कभी भी ज्यादा सावधानी नहीं कर सकते। ये लाइट को बहुत ट्रिगर कर देता है, जो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। पूछता है कि क्या नाम उससे उसकी रिवेंज लेने से मना कर रही है, ताकि उसकी विलेज और परिवार को जिसने नुकसान पहुंचाया उससे जस्टिस दिलवाने से रोक सके। मौत और डिस्ट्रैक्शन की वही और उसमें वापस आ जाता है, जो नाम को तुरंत ही दरवा देती है, जो तुरंत ही जमीन पर गिर के गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। माफी के भीख मांगती है, दावा करती है कि उसने कभी भी उसको ऑफेंड नहीं करना चाहती। लाइट आखिरी में शांत हो जाता है और नाम से माफी मांगता है, क्योंकि वो जानता है कि वो सिर्फ उसको सुरक्षित रखना चाहता है, बस इतना ही। अगली सुबह वो डंजन में एंटर करने के लिए तैयार होता है और उसके साथ वो दोनों भी डंजन में जाने के लिए तैयार होकर निकल चुका है। डंजन के सामने आने के बाद डंजन गेट में एंटर करने के लिए बहुत सारे एडवेंचर्स की एक लंबी लाइन दिखता है और वो लोग भी जाके उस लंबी लाइन में खड़ा हो जाता है। लंबी लाइन में खड़ा होते टाइम पे 3 हुडी पहना हुआ बंदा एक इंसानी पार्टी के सामने लाइन काट के घुस जाता है। लाइट पहले ही जानता है कि ये तीनों एडवेंचर्स किसी दूसरे रेस से ताल्लुक रखता है, लेकिन बाकी सारे इंसानी पार्टी उनसे डरा हुआ है। लाइट उन लोगों को बाकी सब की तरह लाइन में पीछे खड़ा होने के लिए कहता है। हुडेड बंदों में से एक गुस्से में और हैरानी से पीछे मुड़ता है और ये सोच के हैरान होता है कि उसने उसके सामने बोलने की हिम्मत कैसे की। लाइट उसे कहता है कि अगर वो किसी नोबेल फैमिली से ताल्लुक रखता है तो वो शायद हंगामा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन लाइट का ये बात उन लोगों की ईगो में जाके लगता है। वो अपना हथियार निकालने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके पार्टी में से दूसरा लड़का उसे रोक देता है और वो लोग पीछे हट जाता है। लेकिन पीछे जाने के टाइम में हुडेड बंदा लाइट को कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ। सभी इंसान लाइट के लिए चीयर्स करता है, दावा करता है कि उनमें दूसरे जातियों को बोलने की हिम्मत कभी नहीं होगी। जबकि उसके सामने की यंग एडवेंचर उसे पूछता है कि उन्होंने कोई सप्लाई क्यों नहीं लाया। ये डंजन बहुत बड़ा है और लोगों को इसको क्लियर करने में कई दिन लग जाता है, इसीलिए एडवेंचर हमेशा अपने साथ सामान लेके आता है ताकि वो रात में कैंप कर सके। जल्दी वो लोग डंजन में एंटर करता है और खुद को एक पूरी तरह से न्यू वर्ल्ड में पाता है, जहाँ बहुत तरीके का क्रिएचर और मॉन्स्टर से भरा हुआ है। जब लाइट श्योर होता है कि उन्हें आसपास कोई नहीं देख रहा है, वो अपना कॉन्सिलमेंट मैजिक का इस्तेमाल करता है और फिर फ्लाई मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि वो बिना किसी की नोटिस में आए डंजन के ऊपर से फ्लाई कर सके। इसी बीच जंगल के बीच में हुडेड गाइस अपनी कैप को उतारता है, अभी भी गुस्से में है कि उस छोटे से इंसान ने उसे डिसरिस्पेक्ट कैसे किया। वो अपनी पीठ से एक ह्यूज शॉट निकालता है और चिल्लाता है कि उसका नाम काइडो है, सबसे कम उम्र का एल्फ जो इलाइट व्हाइट नाइट की रैंक में शामिल है और उसमें मिस्टो का खून दौड़ रहा है। वो अपनी गुस्से में सभी और को काट डालता है, उनके सर में तलवार
तलवार घोप देता है, जबकि यान नाम का डार्क एल्फ उसे शांत होने के लिए कहता है। काइडो अभी भी गुस्से में है क्योंकि वो अभी भी अपना लेवल बढ़ा नहीं पा रहा है, जो लेवल 1500 पर अटक चुका है। उसे बताता है कि कोई भी नॉर्मल एल्फ आमतौर पर लेवल 700 पर अटकता है, लेकिन काइडो इससे खुश नहीं है और खुद से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो वो इस लेवल को पार करेगा। तीसरे फ्लोर पे लाइट और उसके पार्टी ने इस फ्लोर को भी क्लियर कर दिया है और दिन खत्म करने और लेवल क्लियर के रूप में सारे मैजिक जेम्स वापस लेने का फैसला करता है। उनके पास अभी सब कुछ है, उन्होंने सरफेस पर वापस लौटने का फैसला किया। इस जान की खूबसूरती को देखते हुए उन्हें एहसास होता है कि उड़ने की एबिलिटी के बिना एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने में बहुत टाइम लग जाता, लेकिन उनकी स्किल के कारण वो लोग एक ही दिन में कई फ्लोर क्लियर कर सकता है। वापस जाते समय वो यंग एडवेंचर्स को गॉब्लिन के एक झुंड के साथ फाइट करते हुए नोटिस करता है। लाइट उन्हें देखने का फैसला करता है। नीचे वो लोग अच्छी टीम वर्क के साथ उन सभी को मार देता है, लेकिन लाइट तुरंत ही नीचे उतरता है और एक बूश स्नेक को मार देता है जो पीछे से मैजिक वाली लड़की के ऊपर अटैक करने का तैयारी कर रहा था। लाइट यंग एडवेंचर्स को कहता है कि उन्हें अपने सामने वाले दुश्मन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए और हमेशा अपने आसपास के बारे में एक्टिव रहना चाहिए, और यंग लड़की उसकी मदद के लिए उसे थैंक यू कहता है। तभी अचानक जंगल के अंदर से कुछ रोड निकलता है। एडवेंचर्स ये सुन के डर जाता है और भागना चाहता है, लेकिन उनको कंफ्यूज करते हुए भेड़िए उनके ऊपर हमला नहीं करता बल्कि उधर से भाग जाता है। उनके सवाल के जवाब तब मिलता है जब एक बहुत बड़ा मैंटिस मॉन्स्टर जंगल से बाहर निकलता है, अपने सामने सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार। अभी सिर्फ लाइट ही इस मॉन्स्टर और यंग एडवेंचर्स की जिंदगी के बीच में खड़ा हुआ है। यंग एडवेंचर्स डर के मारे मैंटिस को घूर रहा है, अपने मुंह में अपनी जान लेकर एक प्लान बनाने की कोशिश करता है कि वो इस जगह से जिंदा कैसे बच सकता है। ग्रुप का लीडर पीछे मुड़ता है और खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करता है। जब वो उन सभी लोगों को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसका आवाज उसको धोखा दे देता है और लारघाराते हुए गुलाबी बालों वाली लड़की माया को बताता है कि उसे अपनी फायरबॉल की इस्तेमाल करके उस मैंटिस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना चाहिए ताकि उसको डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। वो फिर लाइट की तरफ मुड़ता है और उसे मदद करने की भीख मांगता है क्योंकि वो उस मॉन्स्टर से तभी बच सकता है जब वो लोग एक साथ काम करे। वो लाइट को बताता है कि उन्हें एक साथ काम करके किसी तरह से इस मॉन्स्टर को गिराना होगा, जिससे उन लोगों को इस जगह से भागने के लिए काफी टाइम मिल जाएगा। लाइट उसे थोड़ा उलझन में देखता है और पूछता है कि क्या वो लोग इस बीस्ट का हंट नहीं करना चाहता। छोटा लड़का लाइट को शॉक में देखता है और चिल्लाता है कि बिल्कुल नहीं, वो बीस्ट का शिकार नहीं करना चाहता है क्योंकि वो बीस्ट अभी उनका शिकार कर रहा है। लाइट फिर पूछता है कि अगर वो बीस्ट को मार देता है, क्लाइम कर लेता है तो क्या ये ठीक रहेगा। लड़का सोचता है कि लाइट अपना दिमाग खो दिया है और उसे बताता है कि उसका प्लान बेकार है। मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है, उन्हें जल्दी से जल्दी भाग लेना चाहिए और गिल को इस सुपर स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के बारे में अलर्ट करना चाहिए क्योंकि उन्हें तुरंत डंजन सील करना होगा। हालांकि लाइट से मुस्कुराता है और लड़के को चिंता न करने और पीछे हटने को कहता है। वो गोल्ड और नीम की तरफ मुड़ता है, वो दोनों ही उसे थम्स अप दिखाता है और नीम दावा करती है कि एक अच्छा वार्म अप होना चाहिए क्योंकि मैंटिस मॉन्स्टर कम से कम लेवल 500 का होगा। वो लोग अभी ये फैसला करने वाला था कि पहले कौन जाएगा, लेकिन गोल्ड धोखा दे के अकेले मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है। मैंटिस अपनी साइड से हमला करता है, लेकिन गोल्ड अपनी तलवार से हमले को ब्लॉक कर लेता है। फिर वो मॉन्स्टर के हर एक बार को रोक देता है। इससे मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जो साइड को जमीन पर फेंक देता है, जबकि गोल्ड सेफली पीछे कूदता है और दावा करता है कि मॉन्स्टर ने उसके असली हमलों को झेल लिया है, फिर भी उसके ऊपर थोड़ा सा भी खरोच नहीं है। इसका मतलब है कि सास में उसका साइड बहुत ज्यादा ताकतवर है, नाम उसकी मजाक उड़ाती है और दावा करता है कि गोल्ड से बहाना बना रहा है। अभी लाइट जाने का फैसला करता है और फायर एरो का रिलीज करता है जो एक मैजिक सर्कल बनाता है और एक बहुत बड़ा मैजिक ब्लास्ट मैंटिस की तरफ करता है। उन्हें शॉक करते हुए मॉन्स्टर लाइट और उसकी पार्टी की तरफ उसे डिफ्लेक्ट करने में कामयाब हो जाता है और वो सारे एक्सप्लोजन से बचने के लिए पीछे की तरफ कूदता है। यंग एडवेंचर्स उसके सामने इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेल का लेवल को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उन्होंने कभी भी लेवल 100 से ऊपर के प्लेयर्स को नहीं देखा था। लीडर लड़का तुरंत ही मे की तरफ मुड़ता है और उसे उनकी मदद करने के लिए तुरंत ही एक्सप्लोजन स्पेल का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, लेकिन लड़की लीडर की तरफ मुड़ता है और उस पर चिल्लाता है कि वो यहाँ पूरी तरीके से आउटमैच्ड है और दावा करती है कि लाइट ने अभी एक बहुत हाई कॉम्बैट मैजिक का इस्तेमाल किया और वो भी बिना किसी स्पेल चाइंटिंग और इंचांटेशन से, जो इनक्रेडिबल है क्योंकि उसने कभी भी किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखी थी। लड़का दावा करता है कि उसे उसकी बातों का कोई समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन से वो इतना जानता है कि उन लोगों को लाइट की पार्टी की मदद करना होगा। गोल्ड ये सब सुनता है और हंसता है। यंग एडवेंचर्स को पीछे रहने और शो का मजा लेने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें पहले सीखने की जरूरत है, वरना बिना किसी वजह से अपने जान को रिस्क में डाल देगा। और उन्हें नाइट की तरह से लड़ना, शील्ड से किस तरह से डिपेंड करना है और शीट के ऊपर तलवार से हमला करना सिखाने का वादा करता है। वो मैंटिस के ऊपर पीट करके बच्चों के साथ बात कर रहा था। मैंटिस इस सिचुएशन का फायदा लेने की कोशिश करता है और एक हमला लॉन्च करता है। बच्चे डर में देखता है और वार्निंग के एक शब्द भी नहीं बोल पाता, लेकिन गोल्ड को किसी की मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने ढाल को इतना परफेक्टली हमले को ब्लॉक करने के लिए करता है कि वो मैंटिस की सीट को पूरी तरह से तोड़ देता है। मैंटिस पेन में चिल्लाता है और उसका बॉडी से ब्लड बहना शुरू हो जाता है, जबकि वो बच्चों को बताता है कि सही टाइम पे ढाल के साथ
किया गया पलटा वार अक्सर तलवार से किया गया वार से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। उसके साथ ही वो तुरंत ही पीछे मुड़ता है और मैंटिस को लापरवाह पाता है। उसकी एक टांग को शरीर से साफ कर देता है। मॉन्स्टर बचा हुआ ताकत की मदद से खड़ा हुआ है, जबकि लाइट अपने स्किल का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। एक बार फिर अपना फायर एरो स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसको मैंटिस पहले की तरह ही हटा देता है। लेकिन उसको हैरान करके लाइट अपने हमले की गति को कंट्रोल करने में कामयाब होता है और उसी अटैक को मॉन्स्टर के पीछे से मारकर अंधा करने के लिए इस्तेमाल करता है। वो अपनी मर्जी से अपना फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करना जारी रखता है। मॉन्स्टर को एक साथ सभी तरफ से मारता है, उसी सेंसेस को पूरी तरह से ओवरवेलमिंग करता है और पीछे धकेल देता है। माया इसको देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड है, क्योंकि उसने कभी भी किसी को अपनी अटैक की गति को अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हुए नहीं देखा है। लाइट अपना फायर एरो का इस्तेमाल करते हुए पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मॉन्स्टर को मारने में कामयाब होता है। उसकी एक साइड एक्सप्लोड कर देता है। एहसास होता है कि वो इस एडवेंचर्स के खिलाफ आउटमैचड है। मैंटिस बचा हुआ बॉडी के साथ सेफ प्लेस में भागने का फैसला करता है और लाइट को एहसास होता है कि मॉन्स्टर उतना स्मार्ट नहीं जितना उसने सोचा था। लेकिन इस टाइम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास भागने का कोई जगह नहीं है। लाइट अपना फायरबॉल कार्ड को रिवील करता है और तुरंत ही जलते हुए आग का एक बहुत बड़ा दीवार बनाता है। भागने का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। मैंटिस को मुड़ने पर मजबूर करता है। माया फिर से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसको एहसास होता है कि लाइट फिर से चाइंटिंग या फिर स्पेल कास्टिंग के बिना एक टैक्टिक क्लास का मैजिक इस्तेमाल किया है, जो इम्पॉसिबल है। लाइट और उसकी टीम मैंटिस के पास चली जाती है, उसको खत्म करने के लिए तैयार। लेकिन मॉन्स्टर के पास अपने आखिरी चाल बाकी है। वो अपने विंग को निकाल के उड़ जाता है। लाइट को एहसास होता है कि वो सांस में बच सकता है, इसलिए वो बाकी सबको उस नीम को हैंडल करने के लिए देता है। नीम तुरंत ही हवा में कूदता है, अपनी डेगर निकालती है और एक ही सिंगल स्ट्राइक में मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। बीस्ट को पूरी तरह से धूल बना देती है। वो खुद से खुश होकर जमीन पे आती है, लेकिन गोल्ड उसे रियलिटी की तरफ वापस लाता है। दावा करता है कि उसने वो सभी यूजफुल पार्ट्स को नष्ट कर दिया है जिन्हें वो बेच सकता था। सिर्फ एक कूल अटैक दिखाने के चक्कर में वो सब कुछ खत्म कर दिया है। नेम को एहसास होता है कि उसने क्या किया है और लाइट से माफी मांगना शुरू कर देती है, जबकि यंग एडवेंचर्स उधर ही शौक में खड़ा हुआ है। ये समझने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने अभी क्या देखा। इन एडवेंचर्स ने एक लेवल 500 मैंटिस को हराया, जो उनके लिए अनबिलीवेबल है और वो लोग हैरान होने लगता है कि आखिर में ये लोग कौन है। उधर लाइट नेम को चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग रास्ते में और भी ज्यादा मॉन्स्टर को मारेंगे। यंग एडवेंचर्स में से एक मैजिक जेम को ढूंढ लेता है, जो मॉन्स्टर की कोर होता है और सबसे जरूरी लूट माना जाता है। नेम का मूड तुरंत ही ठीक हो जाता है, क्योंकि वो लोग अब मैजिक जेम से तुरंत ही रैंक अप कर सकता है। यंग एडवेंचर्स का लीडर लाइट से पूछता है कि क्या वो कोई सुपर फेमस एडवेंचर्स पार्टी है, और भी पूछता है कि क्या वो लोग ए रैंक, बी रैंक या फिर एस रैंक का है। लाइट कामली जवाब देता है कि वो लोग नए एडवेंचर्स की पार्टी है और उन लोगों का रैंक एफ है। ये यंग एडवेंचर्स को हैरान कर देता है, क्योंकि उन लोगों का पार्टी का रैंक एफ रैंक से हाई है। माया तुरंत ही एक वाटर बॉल बनाती है और उसे लाइट और उनकी पार्टी के सारे लोगों को ऑफर करती है, ताकि वो लोग अपने आप को क्लीन कर सके। लाइट उनकी उदारता के लिए उन्हें थैंक्स करता है, लेकिन यंग एडवेंचर्स उसे कहता है कि अगर लाइट और उसकी पार्टी इधर नहीं होती तो वो लोग अभी तक मैंटिस मॉन्स्टर के हाथ मारा जा चुके होते। एडवेंचर्स का लीडर लाइट और उसकी पार्टी को रात को उनके कैंप में बिताने का ऑफर देता है, क्योंकि सूरज डूब रहा है और रात के दौरान डंजन में घूमना सबसे ज्यादा ताकतवर एडवेंचर्स के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा मैं लाइट को जीते भी मैजिक करते हुए देखा, उनके बारे में बात करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। लाइट ऑफर को एक्सेप्ट करने का फैसला करता है और कैंप आउट में शामिल हो जाता है। फिर वो लोग रात में डिनर करना शुरू कर देता है। माया लाइट से हर तरीके से सवाल करना शुरू कर देती है। लाइट माया को कमेंट करता है कि वो खुद भी एक अच्छा मैजिशियन लगती है। माया तुरंत मना कर देती है, दावा करती है कि वो नॉर्मल कॉम्बैट क्लास मैजिक भी कास्ट नहीं कर सकती। बिना किसी इंचेंटेशन से कास्ट करना तो बहुत ज्यादा दूर की बात है। पार्टी के बाकी मेंबर्स अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि लाइट ने जो मैजिक का इस्तेमाल किया उनमें इतना ज्यादा कूल का किया है। ये सुन के मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उन लोगों को इडियट्स कहता है और समझाती है कि मैजिक का 3 एडवांस क्लास है। कॉम्बैट क्लास जैसे कि फायर एरो, जो एक सिंगल टारगेट पर हमला करने के लिए होती है। फिर टेक्निकल क्लास जैसा कि फायरबॉल, जिसको लाइट ने पहले इस्तेमाल किया था, जो एक विशाल एरिया को एक साथ इफेक्ट करता है। और फिर आखिरी में स्ट्रेटेजी क्लास मैजिक, जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, जैसा कि अर्थक्वेक, सुनामी। लेकिन उन ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे टैलेंटेड हाई क्लास मैजिशियन का जरूरत पड़ती है। और फिर दावा करती है कि आमतौर पर एडवेंचर्स क्लास मैजिक एल्व्स, ड्रैगन और बीस्ट पीपल जैसे लोगों के लिए इस्तेमाल करना नॉर्मल होता है, लेकिन इंसानों के पास उन्हें सही से इस्तेमाल करने के लिए काफी माना नहीं होती। इसीलिए लाइट का सिर्फ मैजिक इस्तेमाल कर पाना अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो सारे एडवांस मैजिक बिना किसी कास्टिंग के कर रहा है, जो अपने आप में एक बहुत लेजेंडरी बात है। गोल्ड और नाम दोनों ही माया से सहमत होती है। दावा करता है कि वो अपने काम को अच्छे से जानती है। ग्रुप का यंग लीडर दावा करती है कि माया उसकी सिस्टर है और वो मैजिक में भी बहुत अच्छी है, इसलिए उसको दूसरे स्कूल ऑफ मैजिक में एडमिट किया गया है। ये नाम लाइट के लिए फेमिलियर है। वो पूछता है कि क्या वही है जो प्रिंसिपलिटी ऑफ 9 नाम की जगह पे बेस्ड है, जहाँ सभी रेसेस को बराबरी का माना जाता है। लड़का सारी लाता है, लेकिन वो उदास हो जाता है जब वो जाहिर करता है कि उनके फादर और मदर पिछले एपिडेमिक में मारा गया है। इसीलिए माया का भी वहाँ नहीं जा पाई और यही कारण है कि उन्होंने अपनी बचपन के दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी बनाई, ताकि वो पैसा कमा सके और माया को मैजिक स्कूल में भेज सके। ये लाइट को अपनी छोटी बहन का याद दिला देता है। यंग एडवेंचर्स को चिंता न करने के
लिए कहता है, क्योंकि उसे यकीन है कि वो लोग जल्दी अपने गोल को हासिल कर लेंगे। और उसके साथ ही वो लोग सोने चला जाता है। अगली सुबह वो लोग हाई लेवल मैजिक क्रिस्टल जेम के साथ बाहर निकलता है और गिल्ड में जाता है। जब वो लोग सारे जेम्स रिसेप्शनिस्ट को दिखाता है, रिसेप्शनिस्ट बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और बादशाह की सारी पार्टी भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट हैप्पीली उनके क्रिस्टल एक्सेप्ट करता है और केस लेके वापस आती है। उसके बाद ही वो लोग गिल्ड से बाहर निकल के आता है और मार्केट में चलना शुरू कर देता है। मार्केट के हर एक व्यक्ति उनको पहचानता हुआ दिखता है, क्योंकि एक लेवल ए रैंक पार्टी द्वारा लेवल 500 मॉन्स्टर को हराने की कहानी जंगल के आग जैसा फैल गया है। लाइट उस अटेंशन से बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन अचानक उनके पीछे दो लड़का आता है। पूछता है कि क्या वही लोग हैं जिन्होंने लेवल 500 मॉन्स्टर को हराया है। नाम तुरंत ही अपना डिगान निकालती है और पूछता है कि उनको क्या चाहिए। लड़के तुरंत ही पीछे हट जाती है और दावा करती है कि वो फेंदी है और अपने परिचय शाबी और गिल के रूप में देता है। गिल बताता है कि वो इस कहानी पर विश्वास नहीं रखता, लेकिन इसका नतीजा नाम का डिगर उसे गाले पर होता है। वो डिमांड करता है कि क्या वो लाइट को झूठा कह रहा है। शोबिल उसको शांत होने के लिए कहता है, क्योंकि वो सभी उनके लिए बहुत ज्यादा खुश है। लाइट ने साबित कर दिया है कि इंसानों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तभी शाबिल और गिल को उनकी पार्टी द्वारा बुलाया जाता है, इसीलिए वो लाइट और उसकी पार्टी को गुड लक कह के चला जाता है। लाइट और उसकी पार्टी जल्दी डंजन में एंटर करने के लिए फिर से लाइन में लग जाता है, जहाँ दूसरी जातियों को उस दावा के ऊपर हंसते हुए पाता है कि इंसानों ने एक मैंटिस मॉन्स्टर को हराया था। एक बार फिर से वो लोग डंजन में एंटर करता है। वो लोग फिर से आसमान में उड़ना शुरू कर देता है, जहाँ वो माया और दूसरे को हरी भरी खेतों में चलता हुआ नोटिस करता है। लाइट रुकने का फैसला करता है और उनसे बात करना शुरू करता है। माया शर्म से अपनी दादी से सीखी हुई एक होममेड ओइंटमेंट निकालती है और उन्हें मदद करने के लिए लाइट को एक तोहफा के रूप में देती है। लाइट उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है और फिर एहसास करता है कि उसे भी कुछ उसको देना चाहिए। वो गुप्त रूप से एक मैजिक कार्ड निकालता है और उसे एक ब्रेसलेट में बदल देता है, फिर माया को दे देती है। माया बहुत खुशी से इसको एक्सेप्ट करती है और हमेशा इसका ख्याल रखने का वादा करती है। बाद में उस रात जब वो लोग आसमान में उड़ रहा था, नेम पूछते है कि लाइट ने एक बोरिंग यूजलेस ओइंटमेंट के बदले माया को इतनी ताकतवर आइटम क्यों दी। गोल्ड नाम की छोटे दिमाग पर हंसता है, दावा करता है कि थॉट मायने रखता है। साथ ही लाइट ने एक मैजिक ब्रेसलेट दिया, अगर कोई चीज दिल से देता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना छोटा चीज है। और वो ब्रेसलेट लाइट के लिए बेकार है, लेकिन माया के लिए एक जिंदगी और मौत के बीच का फर्क हो सकता है। दूसरी तरफ लाइट और उसकी पार्टी कई दिनों बाद एडवेंचर्स गिल्ड में वापस जाती है और नाम रिसेप्शनिस्ट से तुरंत ही लाइट को एस रैंक पर प्रमोट करने के लिए मांग करती है, क्योंकि वो उससे काम का हकदार नहीं है। रिसेप्शनिस्ट नर्वसली उसको बताती है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि गिल्ड में एक रैंक सिस्टम है। वो नाम को याद दिलवाते हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने लाइट को एक एडवांस किया था और मैंटिस को मारने के बाद से सीधा डी रैंक पर प्रमोट कर दिया था। हालांकि रिसेप्शनिस्ट नाम की लगातार हार्शमेंट से डरती है और कहती है कि अगर लाइट को और बड़ा कारनामा हासिल करे तो उसे एक बार प्रमोट मिल सकता है। लाइट को यह विचार पसंद आता है और वो एक अफवाह एडवेंचर हंटर के पीछे जाने का फैसला करता है, जो सिर्फ इंसानों को निशाना बना रहा है। और रात में गोल्डन नाम को इस बारे में बताता है और वो लोग सहमत होता है कि एडवेंचर हंटर को पकड़ने से उन्हें प्रमोट मिल सकता है। हालांकि उनके पास कोई भी क्लू नहीं है कहाँ से शुरू करे। वो लोग इसके बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक लाइट किसी को उसकी तरफ आते हुए नोटिस करता है। वो तुरंत ही अपना मास्क पहन लेता है। उसके दोस्त तुरंत ही एक्शन के लिए तैयार होता है और फिर तुरंत ही उनके सामने एक पोर्टल जाहिर होता है। वो लोग ईगरली एक दुश्मन का बाहर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके बजाय मैं उसके अंदर से गिरती है। लाइट पकड़ता है और पाता है कि वो घायल है और एडजस्टेड है, और फिर वो ब्रेसलेट जो उसने दिया था वो अचानक दो टुकड़ों में टूट जाता है। लाइट माया को बिस्तर पर सुला देता है, जबकि वो लगातार बिड़बिड़ाती है कि उसे जल्दी करनी चाहिए और लाइट को सब कुछ बताना चाहिए। लाइट पहले उसकी इंजरी को हिल करता है और फिर उसकी मेमोरीज को देखने का फैसला करता है, ताकि पता कर सके उसके साथ असल में क्या हुआ है। उसे पता चलता है कि कुछ एडवेंचर्स माया की पार्टी को उसे एडवेंचर किलर के बारे में बताया था, जो सिर्फ इंसानों को निशाना बनाता था। उन्होंने बच्चे को तुरंत ही डंजन छोड़ने की एडवाइस दिया था और पार्टी लीडर भी इससे सहमत था। पार्टी तुरंत ही एग्जिट की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जब रात हो गई तभी तक वो लोग आधे रास्ते तक नहीं पहुंचे थे। लीडर ने देखा कि हर कोई एडजस्टेड हो चुका है और वो लोग बहस कर रहा था कि कैंप लगाना सुरक्षित है कि नहीं। तब उन्होंने एक और पार्टी देखी जिन्होंने पूरी तरह से अपने चेहरे को छुपा के रखा था। उन्हें इन लोगों को भी डेंजर के बारे में चेतावनी देना चाहिए और वो ऐसा ही करता है। उन्हें नहीं पता था कि वो खुद एडवेंचर किलर के साथ बात कर रहा था, जिन्होंने एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर दिया कि उन लोगों को अपने घरबारी को छुपाने के लिए और भी अच्छे तरीके से काम करना चाहिए था। बच्चे ये भी नहीं समझ पाए कि उनकी क्या मतलब था। तभी डार्क एल्फ जून उन पर हमला और उन्हें डाम कहना शुरू कर दिया। पार्टी लीडर अभी तक उलझा हुआ था और फिर काइडो ने अपना तलवार निकाला। उन्हें बताया कि वो खुद ही एडवेंचर किलर से और उनके पास आज के लिए आखिरी टारगेट होने जा रहा है। बच्चों को आखिरी में एहसास हुआ कि वो अपने सबसे बुरी डर से आखिरी में सामना करने जा रहा था, लेकिन उस पल भी माया की और बाकी लोगों ने माया को भागने और सुरक्षित रहने के लिए कहा था, जबकि वो लोग रेसिस्ट के हथियारों को रोक रहा था। उन्होंने काइडो के ऊपर हमला कर दिया। काइडो इस बात से बहुत ज्यादा ऑफेंस हुआ कि कुछ इंसानी बच्चे उसके ऊपर हमला करने की कोशिश किया। उसने तुरंत ही माया की बाइक के ऊपर पहले स्लैश किया। जब दूसरे लड़के उसके ऊपर कूदे, उसने उन्हें सिंगल स्ट्राइक में मर्सीलेसली नीचे गिरा दिया। माया डर और डेवास्टेटेड में थी, लेकिन
के अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। वो वापस कूदते हुए उससे भागने और अपने सपने को पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने काइडो के ऊपर एक बार फिर हमला किया और उसने उन्हें तुरंत ही काट दिया। माया सिर्फ जवाब में चिल्ला सकती है। उधर यान ने काइडो को लेक्चर देना शुरू कर दिया है कि उन्हें इंसानों को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जिंदा चाहिए था। काइडो जवाब देता है कि कोई भी इंसेक्ट जो उसके साथ लड़ना चाहेगा उसका शिकार किया जाएगा और फिर यांग से कहता है कि उसने कम से कम एक को तो जिंदा छोड़ा। यान ने इस बार माफ करने का फैसला किया क्योंकि इंसानी मैचेस बहुत ज्यादा रेयर है। उसने माया को दूर ले जाने का फैसला किया, लेकिन काइडो उससे पहले उसके साथ थोड़ा सा फन करना चाहता है। जान ने उसे अपनी मर्जी करने के लिए कहा और उधर से चला गया। माया बहुत ज्यादा डर गई थी। काइडो उसको खुश होने के लिए कहा क्योंकि उसके जैसा फ्यूचर लेजेंड इसके जैसा गांधी इंसर्ट को इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। माया एक भी शब्द नहीं कह पाया, लेकिन तभी उसका भाई उठता है और उसे भागने के लिए कहता है। यांग उसकी दृढ़ता से बहुत ज्यादा अमेज था। उसने काइडो को बताया कि वो सास में लड़के को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए प्रिजर्व करना चाहता है। हालांकि माया का भाई जानता है कि उसकी चोटों से बचने का उसके पास कोई मौका नहीं है और यही जान के अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालने के लिए दूसरे बार नहीं सोचा। उसने माया को भागने और एक लंबी जिंदगी जीने के लिए कहा। माया डिप्रेशन में उसके आदेश को पालन किया। यान ने काइडो को भागी हुई लड़की को पकड़ने के लिए कहा और काइडो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई क्योंकि वो किसी से ऑर्डर नहीं लेना चाहता। उसने पहले लड़के को नीचे गिराने का फैसला किया जो अचानक वही दौरान शुरू कर दिया जो गोल्ड ने कहा था। उसने बीरबिराया कि जंगसेब क्रिएटिविटी और स्किल के बारे में थी और उसे अभी अपने स्किल दिखाने का मौका मिला। काइडो से उसे बीरबिराते हुए देखता है और उस पर ध्यान देने के लायक भी नहीं समझता। तभी अचानक लड़के ने काइडो को अवगत पाया और अपनी तलवार को उसके फेस के ऊपर फेंक दिया। काइडो किसी तरह से तलवार से बचने में कामयाब रहा, लेकिन ये सब लड़के का एक सेटअप था ताकि वो अपने शील्ड को उसके ऊपर घुमा सके और उसे जमीन पर गिरा सके। काइडो गुस्सा हो जाता है क्योंकि एक इंसान ने उसकी घमंड तोड़ दिया और उसने तुरंत लड़के के साथी की तरफ व्हाइट लाइट से बना हुआ एक स्पाइक भेज दिया और उस लड़के को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से यान बीच में आ गया और उसे पहले उस भागी हुई लड़की को पकड़ने के लिए कहा, इससे पहले कि वो किसी को चेतावनी दे दे। गुस्से में काइडो उसकी समझदार बातों को सुनने का फैसला किया और माया की पीछा करते हुए तुरंत ही ब्लेड ऑफ लाइट से उसका रास्ता रोक दिया। उसने माया को बताया कि एल्फ्स के लेजेंडरी तलवार के वेल्डर के सामने किस तरह से बिहेव किया जाए, उसको ये सीखने की जरूरत है। और फिर लाइट की कई सारी तलवार बनाया, उन्हें स्ट्राइक के रूप में इस्तेमाल करते हुए जमीन पर उतारा। माया वापस लड़ने का फैसला किया क्योंकि वो उस मौके को बर्बाद नहीं करना चाहती थी जिसके लिए उसका भाई और बाकियों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उसने काइडो पर चिसलेस चलाया जिससे उनको आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया। हालांकि काइडो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि माया भागने की कोशिश कर रही थी और उसकी टांग काट दी। ये सुनिश्चित किया कि वो भाग नहीं सकती। उसने उसे बताया कि उसके जैसा फ्यूचर हीरो को खुश करने का बहुत बड़ा मौका मिला। माया ने उसका मजाक उड़ाया, उसे बताया कि वो सिर्फ एक बुली है जिसको कमजोर के ऊपर चोट पहुंचाना पसंद है। अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिला जो हीरो कहने के काबिल है तो वो लाइट था। उसकी वार काइडो की उस जगह पे जाके लगा जहाँ पे सबसे ज्यादा चोट पहुंचता है क्योंकि उसको दूसरे एल्फ द्वारा अपनी पूरी जिंदगी बुली किया गया था। माया ने जब उसको कमजोर लूजर कहा तो काइडो पूरी तरीके से अपना होश खो दिया है और उसे मारने के लिए रोशनी की अपनी तलवार भेज दी। माया ने बासनो लाइट तक पहुंचने की बेकरार इसी इच्छा की क्योंकि वही अकेला था जो उसकी मदद कर सकता है और उसकी ब्रेसलेट ने उसकी इच्छा को रियलिटी में बदल दिया। उसे लाइट की कमरे में टेलीपोर्ट कर दिया। अब जब लाइट को उसकी पूरी कहानी पता चल चुकी है तो नाम और गोल्ड को तुरंत ही आगे बढ़ने को कहता है। डंजन में वापस काइडो यान तक पहुंचता है। वो मेकी भाई को ठीक कर रहा था जो अभी भी जिंदा है। जैसे ही यान काइडो को देखता है वो उससे माया के बारे में पूछता है और वो जवाब देता है कि वो सोचता है कि माया ने अपने भाई को बचाने के लिए यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया है। यान गुस्से से अपना आपा खो देता है और काइडो से पूछता है कि पावरफुल व्हाइट नाइट की फॉर्मल मेंबर एक मामूली इंसानी लड़की से कैसे हार सकता है। काइडो भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि उस लड़की के पास एक टेलीपोर्टेशन आइटम होगा और ये सुनते ही यान डर जाता है। उसे एहसास होता है कि माया अगर गिल तक पहुंच गई और उनके बारे में रिपोर्ट कर दी तो एल्फ कांटी को इस बारे में जल्दी पता चल जाएगा। वो लोग उन्हें अरेस्ट करने और काइडो की लेजेंडरी स्वॉर्ड को वापस लेने के लिए व्हाइट नाइट को भेज देगा। काइडो ये सुनकर पागल हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि व्हाइट नाइट कितना ज्यादा ताकतवर है और उनका कैप्टन लेवल 3000 से ऊपर है। वो फर्स्ट स्टेशन से अपनी गुस्सा जमीन पर निकालना शुरू करता है, लेकिन यान उसे बताता है कि अभी देर नहीं हुआ है क्योंकि अगर वो अपनी रिसर्च को पूरी कर लेता है तो काइडो अपनी लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता है और व्हाइट नाइट कैप्टन से भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। काइडो को होप मिल जाता है जब यान उसे बताता है कि उन्हें अपनी रिसर्च को पूरी करने के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत है, लेकिन तभी वहाँ पे लाइट एंट्री करता है। उन्हें बताता है कि वो लोग कहीं पे भी नहीं जा सकता। एल्फ्स उसे पहले से पहचानता है और हैरान होता है कि वो उनके पीछे इतना स्नेकली कैसे आया, लेकिन लाइट अभी उन पर ध्यान नहीं देता। वो सबसे पहले दो लड़के को रेस्ट करने के लिए रखता है और फिर गोल्ड उस घायल लीडर को उसके पास ले आता है। कहता है कि उसकी जख्मों को बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया गया है। एल्फ्स हैरान होता है कि उस लड़के को उनके नाक के नीचे से उन्हें पता चले भी ना कैसे लेके गया। लाइट उसे जल्दी से ठीक कर देता है और कहता है कि दोनों लड़के डिजर्व नहीं करता था। वो लोग एक ईमानदार जिंदगी जी रहा था और सिर्फ माया को मैजिक एकेडमी भेजने
के लिए काफी पैसा इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है। वो सोचता है कि अगर सब कुछ नॉर्मली चलता तो वो लोग दोस्त हो सकता था। लाइट अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसने एल्फ्स की वजह से उनको खो दिया। वो कसम करता है कि वो इसके लिए उन्हें सजा देगा, यानी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कहता है कि वो लोग क्रिमिनल नहीं है और उसने लड़की को तब ठीक किया जब वो उसे बुरी तरीके से घायल मिला। हालांकि लाइट रिवील करता है कि मैं उसके पास आई थी और वो उनके बारे में सब कुछ जानता है। आप दोनों एल्फ्स बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है, लेकिन तभी लाइट उन्हें भरोसा देता है कि उसने अभी तक इस बारे में गिल को नहीं बताया। काइडो अचानक से सुन के हंसता है और कहता है कि आज उसका लकी डे है, क्योंकि अब उसे सिर्फ लाइट को खत्म करना होगा और फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे क्या हुआ है। लाइट ये सुन के गुस्सा हो जाता है और डिक्लेयर करता है कि वो गिल को उन्हें पकड़ने नहीं देगा, क्योंकि वो लोग उसका शिकार है। वो अपनी मर्डरर्स इंटेल जाहिर करता है और एल्फ्स को कहता है कि वो अपने बेयर हैंड से उन्हें फाड़ देगा। फिर वो नीम और गोल्ड को दूर रहने के लिए कहता है और वो दोनों उसका ऑर्डर्स का फॉलो करता है। लाइट एल्फ्स की तरफ चिल्लाता है। काइडो उसकी कॉन्फिडेंस देख के पिस्ड ऑफ हो जाता है। वो उस पर जाम काटता है और अपनी तलवार को पूरी ताकत से घुमाता है, लेकिन लाइट उसे आसानी से अपनी स्टाफ से रोक देता है। काइडो ये देख के हैरान है, लेकिन वो लाइट पर लगातार हमला करता रहता है। लाइट को उसके हमलों को रोकने में कोई भी दिक्कत नहीं होता, यानी ये देख के विश्वास नहीं कर पाता। उधर गोल्ड और नीम सोचता है कि काइडो एक कमजोर ओपोनेंट है जो फाइट के अंदर अपने गुस्से को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। लाइट भी उसकी पैथेटिक रेस से तंग आ जाता है और उसके अगले हमले को बैरी कर देता है, जिससे वो अपनी बैलेंस खो देता है। फिर लाइट उसकी चेस्ट के ऊपर स्ट्राइक करता है। पावरफुल बुलो से उसकी लंग से सारी हवा बाहर निकाल देता है। वो एल्फ्स का मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसे कुछ बेहतर चीज की उम्मीद थी और एक काइडो को हाथ से ज्यादा फास्टेड कर देता है। वो खड़ा हो जाता है और अपनी लेजेंडरी शॉट की पूरी ताकत निकालता है। लाइट की तरफ रोशनी की तलवार भेजता है। लाइट आसानी से फिली तलवार को डॉस करता है, लेकिन एक आइस क्रिस्टल उस जगह पर जाहिर होता है। ये जमीन के सजा के टकराता है। लाइट सरप्राइज और पाता है कि काइडो की चलाई गई मैजिक ब्लेड अलग अलग एलिमेंट से इंचेंटेड की गई है। वो मैजिक ब्लेड से बचने के लिए दौड़ना शुरू करता है और एहसास करता है कि वो इतना ताकतवर नहीं है कि उसे डैमेज पहुंचा सके। अचानक काइडो उसकी पीछे मिड एयर में हाजिर होता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर वार करता है, लेकिन लाइट को उसकी बार को रोकने में कोई दिक्कत नहीं होती, यानी विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि कोई भी इंसान काइडो जैसे लेवल 1500 एल्फ्स के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन लाइट उसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। काइडो भी फास्टेड हो जाता है और लाइट पर शॉर्टमैन होके मैजिशियन जैसे कपड़ा पहन के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाता है। वो नाकरा करना शुरू कर देता है और उसे धोखेबाज कहता है, लेकिन लाइट जवाब देता है कि वो सास में एक मैजिशियन है। लाइट की इस बात पर काइडो को विश्वास नहीं होता, तो लाइट बिना किसी चैंटिंग में आसमान के ऊपर सैकड़ों आइस शॉट बनाता है। काइडो डर जाता है और अपनी हताशा में लाइट पर हमला करने के लिए मैजिक शॉट भेजता है। लाइट अपना आइस शॉट का इस्तेमाल करके उसकी मैजिक शॉट का जवाब देता है। यान को अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं होता, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर एल्फ मैजिशियन भी नहीं कर सकते। इस बीच काइडो मैजिक शॉट से लाइट के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आइस की टुकड़ी को किसी भी हमले से बचने के लिए एक बैरियर के रूप में इस्तेमाल करता है। काइडो चिल्लाना शुरू कर देता है कि लाइट जरूर कोई धोखा कर रहा होगा, क्योंकि वो होली शॉट ग्रांडियास को नहीं हरा सकता, जो हैवेंस द्वारा एक पुराने मिस्टर को दिया गया था। लाइट ये सुनकर हैरान है और काइडो से पूछता है कि उसे इस बारे में कैसे पता है। एरोगेंट एल्फ बस उस पर हंसता है और कहता है कि वो ये इसलिए जानता है क्योंकि उसके अंदर एक मिस्टो का खून दौड़ रहा है और लोगों से साफ मिस्टो कहता है। लेकिन वीडियो यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे किसी एक नया वीडियो के साथ। बाय बाय।